स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और उतार चढ़ाव वाले दिन के बीच आप देख रहे हैं कि निफ्टी लगभग सारी गेंस गिव अप करके एकदम सपाट ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी आप हल्का सा दबाव देख रहे हैं, तो कोई ऐसा बड़ा एक्शन इस समय बाजार में आपको आते हुए नहीं दिख रहा है। अच्छी शुरुआत हुई थी, काफी सारे स्टॉक्स में भी हमने एक्शन देखा, पर उसके बाद बाजार फिसलने के बाद एक बहुत ही सीमित दायरे में पिछले 2-2.5 घंटों से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो क्या क्लोजिंग में बाजार का मूड माहौल संभलेगा, सुधरेगा, इसी पर रखेंगे नजर। थोड़ी देर सिंघवी से भी जानेंगे उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी पर। उससे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या हैं वहां पर डाल लेते हैं नजर। सीमित दायरे में है निफ्टी 18,100 के पास एकदम सपाट, 60,700 के करीब आपको सेंसेक्स में ट्रेड होते हुए दिखेगा। बैंक निफ्टी ऊंचाई से देखें तो 400 अंक फिसल कर अब 38,700 के करीब एकदम सपाट कारोबार करते हुए दिख रहा है। ऑटो, बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंस इंडेक्स, यहां पर आप देख रहे हैं करीब आधे से 1.25% की कमजोरी आती हुई दिख रही है। वहीं फार्मा, आईटी, एफएमसीजी यहां पर 1% तक की तेजी है। विक्स में भी करीब 2.5% का उछाल आपने देखा है। डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट हैं, यूरोप के बाजार भी सुस्त हैं। नए हफ्ते की शुरुआत है, काफी सारे अहम ट्रिगर्स भी रहेंगे। आइए वहीं पर डालते हैं नजर और उसके बाद जानेंगे आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स भी। मानसी और कुशल दोनों हमारे साथ हैं तैयार इस समय बताने के लिए कि कौन से ट्रिगर्स और कौन से खबरों वाले शेयर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है नजर। बिल्कुल दीपांशु, गुड आफ्टरनून। देखिए, अब तो नतीजे वैसे खत्म हो चुके हैं, लेकिन कैश में टेम्पलेट के नंबर्स पर आज फोकस रहेगा। इसके अलावा आज बैठकों का दौर है। सेबी की कमोडिटी डेरिवेटिव जारी है। कमोडिटी एफडी डेरिवेटिव में एफपीआई को मंजूरी देने पर विचार किया जाएगा। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर रही है ये। वहीं 3 बजे वित्त मंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ एक बैठक करने वाली है और 7 बजे वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिस पर हमारी नजर होगी। 3 बजे ही वित्त मामलों की संसद की स्थायी समिति ने क्रिप्टो करेंसी से जुड़े इंडस्ट्री प्लेयर्स से बातचीत करने के लिए एक बैठक बुलाई है। इस पर भी फोकस रहेगा। और आज जो बाइडेन जिनपिंग के बीच वर्चुअल बैठक होने वाली है जिस पर नजर रहेगी। कल 16 नवंबर के दिन वेल्सपन कॉर्प पर फोकस रखे। शेयर होल्डर की बैठक है। वेल्सपन स्टील और वेल्सपन कॉर्प के डीमर्जर पर इस बैठक में फैसला हो सकता है। वहीं जील इन्वेस्ट को मामले में एनसीएलटी में सुनवाई होने की संभावना है। साथ ही टाटा स्टील पर नजर रखें। स्कीम ऑफ अमालगमेशन के तहत टाटा स्टील बीएसएल के जिन शेयर धारकों को टाटा स्टील के शेयर मिलेंगे उनका ऐलान होता हुआ कल दिखेगा। और साथ ही हमारा राजा बैटरीज हाईकोर्ट में आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कंपनी के प्लांट सस्पेंशन की अपील पर अगली सुनवाई जो है वो 16 तारीख यानी कल होती दिखेगी। 17 नवंबर बुधवार के दिन सुप्रीम कोर्ट में वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस मामले पर सुनवाई होगी। टार्सन्स प्रोडक्ट लिमिटेड का आईपीओ इस दिन बंद हो जाएगा और गो कलर्स गो फैशन इंडिया लिमिटेड का 1014 करोड़ का आईपीओ 17 नवंबर को खुलेगा। प्राइस बैंड जिसका 655 से 690 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है। तो ये है आपके लिए ढेरों अपडेट्स। आईपीओ मार्केट्स में भी और एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है, पर आज के बाजार में कौन से स्टॉक्स रहे हैं एक्शन में, आइए एक बार वहां पर भी डालें नजर कुशल के साथ। कुशल बताएं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। केईसी इंटरनेशनल पर नजर रखिए क्योंकि यहाँ पर केईसी इंटरनेशनल एचसीसी की जो जेवी है उसको चेन्नई मेट्रो से करीब 1310 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। साथ ही पावर बैंक प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कंपनी को 725 करोड़ के कुल 2 ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं, जिसमें पहला ऑर्डर तेलंगाना में है जिसमें एनएचएआई के लिए इनको 645 करोड़ का ऑर्डर मिला और साथ ही उड़ीसा में एक कोल हैंडलिंग प्लांट है उससे जुड़ा हुआ 80 करोड़ का दूसरा ऑर्डर कंपनी को मिलता हुआ दिखा है। बॉश यहाँ पर फोकस रखिए क्योंकि ज्वाइंट एमडी एंड सीएफओ एस.सी. श्रीनिवासन जी ने इस्तीफा दिया है। निजी कारणों की वजह से ये अर्ली रिटायरमेंट इन्होंने ये चीज़ लिया है, ऐसी जानकारी उन्होंने एक्सचेंज पर दी है। साथ ही कोफोर्ज लिमिटेड यूएस में कंपनी का एडीआर लिस्ट होता हुआ दिखेगा। साथ साथ नारायण हृदयालय यहाँ पर फोकस रखे क्योंकि बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए प्री रजिस्ट्रेशन इन्होंने शुरू कर दिया है। 2 से 18 साल के बच्चों के लिए प्री रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। और अंत में एक ब्लॉक डील है जहाँ पर गेल फोकस में रहेगा क्योंकि 17 लाख शेयरों के कई सौदे इस स्टॉक में होते हुए दिखे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स। सडनली एक बड़ा डिप आप देख रहे हैं खबरों में, क्योंकि पिछले हफ्ते तो हमने देखा नतीजों की बाढ़ थी, बट अब जो नतीजों का सीजन खत्म हो गया है तो खबरें भी थोड़ी कम हो गई हैं। मार्केट में एक्शन भी थोड़ा सुस्त हो गया है। हालांकि इंडेक्स के अलावा अगर आप स्टॉक्स में देखेंगे तो
तो वहां से सुबह से अब तक काफी सारे स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं। आइए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ भी जुड़ते हैं। राकेश जी, वागले साहब, किरण जी और सुमित जी हमारे साथ हैं तैयार। थोड़ी देर में अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे अपनी मार्केट स्ट्रैटेजी और इस समय डेटा आपको क्या बता रहा है। पर अभी अभी एक स्टॉक जिसमें एक्शन आते हुए दिख रहा है, इंडिया मार्ट। वागले साहब, इस पर जरा राय दें। पिछले हफ्ते भी आपसे बात करी थी और पिछले हफ्ते से अब तक एक अच्छा ट्रेंड पिछले 5-6 दिनों में इंडिया मार्ट में बनते हुए दिखा है। क्या यहां पर कोई ट्रेड की तैयारी हो रही है सर? आफ्टरनून दीपांशु, मुझे लगता है बायस तो डेफिनेटली बुलिश है। मोमेंटम 7,750 के ऊपर आएगा। अगर ये 7,750 के लेवल निकालता है फिर ये 8,100 तक जा सकता है। तो तब इंट्राडे या पोजिशनली 7,750 के ऊपर ही बाय करें। 7,750 तो अनदर 100-150 रुपए की एक्शन के बाद आप यहां पर और मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट नजर रखिएगा क्योंकि अभी अभी मोमेंटम में आपको आते हुए दिख रहा है इंडिया मार्ट का काउंटर। पिछले हफ्ते भी हमने देखा एक अच्छी तेजी इस स्टॉक में बनती हुई दिखी थी। बट आज के स्टार के बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी। और किरण जी, ये तो है अपोलो हॉस्पिटल्स। 10.5% की मूव आती हुई दिख रही है और सर अभी भी थोड़े सुस्त बाजार में भी अपनी गेंस को होल्ड कर रहा है, बल्कि डेज हाई पर अपोलो हॉस्पिटल्स इस समय चल रहा है। सर बताएं इस पर राय और अब क्या करना चाहिए? बिल्कुल, पहले तो गुड आफ्टरनून। और जिस तरीके से ये स्टॉक चला है बहुत बेहतरीन है। और ओआई एडिशन अगर देखते हैं तो लगभग 23% के देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर्स में भी काफी अच्छे एडिशन देखने को मिल रहे हैं। मेरा मानना है कि 5200 एक छोटा सा बैरियर है। एक बार इस स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा। 5035 का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। पर टारगेट्स मुझे लगता है 5400 के आसपास के देखने को मिलेंगे, जहां पे रिव्यू लेना चाहिए। छोटा सा हर्डल 5200 है, वो निकल जाने के बाद 5400 1 से 2 दिनों में देखने को मिलेगा। तो चलिए, थोड़े रेजिस्टेंस के करीब है बट आज की मूव तो शानदार रही है अपोलो हॉस्पिटल्स में। आइए पहला बिगुल क्लोजिंग शो का वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, ये स्टॉक ऑलरेडी सुबह कवर हो चुका है और उसके बाद ये सस्टेन कर रहा है। पैटर्न बहुत अच्छा है। इसके लिए ये मेरे रडार पर आया है। स्टॉक का नाम है यूपीएल। 785 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 810 तक जाने के लिए तैयार है। करंट लेवल पे ले ले 782, 83। हल्की सी गिरावट आती है, करेक्टिव मूव आती है तो ऐड करें। मेरा मानना है कि 810 तक आपको कल तक लेवल देखने को मिलनी चाहिए। 778 का आपका स्टॉप लॉस का टारगेट, 778 का स्टॉप लॉस। यूपीएल, इस पर करनी है खरीदारी। और आज सुबह जय भी इस काउंटर के बारे में बात कर रहे थे, बल्कि उन्होंने यहां पर तो ऑप्शन की रणनीति भी बताई थी। 790 का कॉल खरीदने को जय ने भी आपको इस काउंटर पर कहा था और कहा था कि 800 के ऊपर जाने के लिए तैयार है। वागले साहब भी कह रहे हैं 810 का टारगेट यूपीएल पर आपको आते हुए दिखेगा। आइए एक बिगुल अब चार्ट कॉर्नर का राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, स्पेशल चार्ट कॉर्नर बिगुल है और ओवरवेट खरीदारी की राय है। स्टॉक है सिप्ला, सुबह भी डिस्कस हुआ था। एक तो क्लासिकल ब्रेकआउट है फ्रॉम द राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन। नीचे में 4 बॉटम्स बने हुए हैं और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक 980, 990 की तरफ जा रहा है। डो नॉट मिस वाला ब्रेकआउट है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, जैसे राकेश जी ने कहा कि एक बहुत ही शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना, सिप्ला में ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया और हम इंतजार कर रहे थे 930 के लेवल्स के पार हो जाने का। तो 930 का स्तर पार होने के बाद अब कन्विक्शन बहुत बढ़ गया है और जो लेवल्स हैं वो 980-85 के हैं, जहां पर सिप्ला को जाना चाहिए। इन स्तरों पर बाय करके चलें। स्टॉप लॉस 930 पर ब्रेकआउट के स्तर पर रखें। पहला टारगेट इसके लिए 965 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 980 का होगा। ओके, 965 का पहला टारगेट, 980 के दूसरे टारगेट के लिए खरीदारी करके चलें। सिप्ला, इस पर है राय राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, सिर्फ 1% का स्टॉप लॉस है यहाँ पर और उसके सामने देखिए बड़ी गेंस आपको सिप्ला में आती हुई दिख सकती हैं। तो बड़ा एक्शन सिप्ला में होने की तैयारी में है। बड़ा एक्शन बंसल जी लॉरस लैब्स में हो रहा है सर, 8% ऊपर आज। जरा इसकी चार्ट पर भी राय दें क्योंकि पिछले कुछ समय से काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। ऊंचाई से तो करीब 35-40% का करेक्शन आया। आज की 8% की मूव को कैसे देखें?
देखिए दीपांशु ऊपर से गिरता हुआ है और ये नहीं भूलना चाहिए कि 650 से गिरता हुआ है 451 के स्तरों पर। आज एक बड़ा अपमूव देखने को मिला है, चार्ट्स पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, 450 पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। बट दीपांशु जिनके पास है वो होल्ड करें, मुझे थोड़ा सा और वेट करूंगा नई खरीदारी के लिए। यहाँ पे ब्रेकआउट का स्तर है 503, 505, 503 से लेकर 505 का जो क्लस्टर है वो एक अहम हर्डल है, तो वो टूटेगा तब चार्ट पॉजिटिव जोन में आएगा। तो जिनके पास है होल्ड करें, स्मार्ट और गुड रिबाउंड है जैसे आपने मेंशन करा, बट थोड़ा सा और वेट करना चाहिए नई खरीदारी के लिए। ये है आपके लिए लॉरस लैब्स। थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि ऊपर से काफी ज्यादा ऑलरेडी गिर चुका है ये काउंटर, तो जो नीचे की रिकवरी है आज काफी स्ट्रांग है, बट कितनी सस्टेनेबल है ये देखना पड़ेगा। किरण जी, कितनी सस्टेनेबल है ये पीआई इंडस्ट्रीज की मूव? नतीजों पर तो रिएक्ट कर रहा है, पर बढ़िया रिएक्शन आज आते हुए दिखा है। गिरावट के बाद ये स्टॉक भी आज मूवमेंट दिखा रहा है, कैसे देखें इसे सर? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। हमने कट देखा था लगभग 3480 से लेकर 2700 तक, ये बहुत बड़ा कट आया था। और उसके बाद भी जब एक गैप छूटा था, वो गैप भरने के लिए वापस एक बार एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगभग 2820 के आसपास रखना चाहिए, लॉन्ग पोजिशंस रखने चाहिए और 3000 के टारगेट्स के लिए रखना चाहिए। 3000 के आसपास एक बार हम रिव्यू ले लेंगे। 3000 जो 100 रुपए की और मूव का इंतजार करें और फिर इसमें एक्शन देखें। एक्शन है आईटीसी में। सुमित जी, सुबह भी इस पर बात हो रही थी, वहां से और मूवमेंट दिखा रहा है। फिलहाल आईटीसी फ्यूचर्स देखें, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है 239 के लेवल पर। बताएं सर, क्लोजिंग के लिए या बीटीएसटी कोई कॉल बनती है आईटीसी पर? गुड आफ्टरनून दीपांशु, जैसे कि पहले व्यू दिया था लास्ट वीक भी और आज सुबह भी, आईटीसी में पोजीशंस होल्ड करें। अभी मोमेंटम जस्ट बिल्डअप हुआ है, मेरे को लग रहा है आईटीसी यहां से एक अच्छा मूव आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ दिखाएगा। 248 250 के इमीडिएट टारगेट्स है, तो पोजीशंस होल्ड करें, जल्दी ऊपर का मूव यहां से देखने को मिलना चाहिए। जल्दी ऊपर का मूव आपको इस पर आते हुए दिख सकता है। आईटीसी नजर रखिए, क्योंकि आईटीसी जैसा दिग्गज अगर परफॉर्म करे तो बाजार में भी एक्शन आएगा, और एक्शन आ रहा है इस समय निफ्टी में। 18150 के लेवल पर के करीब आते हुए दिख रहा है। तो जहां से हमने शुरुआत करी थी वहां से करीब 30-40 पॉइंट्स की मूव आपको इंडेक्स पर आती हुई दिख रही है। हल्की मूव है, एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार रहा है। 150 के करीब हमने देखा है कि आज दिन में कई बार रेजिस्टेंस भी आती हुई दिखी है। अब देखना पड़ेगा यहां पर होल्ड करता है कि नहीं बाजार, बट डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो आज का बाजार में भरपूर है। आईटीसी मूव कर रहा है, ब्रिटानिया एक्शन में है, बाटा में भी आपको मूव आती हुई दिख रही है। तो कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स यहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिखेगा। पर एक स्टॉक जहां पर बाजार का व्यू थोड़ा डिवाइडेड है, मदरसन सुमी, इस पर खरीदारी करनी है बिकवाली, उस पर भी थोड़ी देर में हम बुल वर्सेस बेयर आपके लिए लेकर आएंगे और बताएंगे कि बाजार का मूड कहां पर बनते हुए दिख रहा है। बट नजर रखिए मदरसन सुमी क्लोज काफी गिरावट के बाद थोड़ी रिकवरी मदरसन सुमी में आपको आती हुई दिख रही है। पर उससे पहले एक व्यू लेना है सिंजीन के चार्ट पर भी। सुमित जी, जरा सिंजीन का चार्ट देखें, 7.5% का मूव, यूजुअली इतना बड़ा मूवर ये नहीं होता है, क्या हुआ आज सिंजीन में? बिल्कुल आपने सही कहा, यूजुअली स्टॉक के अंदर इतना मूव देखने को मिलता नहीं है, लेकिन आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है और वॉल्यूम्स के साथ ये कैंडल फॉर्म होती हुई देखने को मिल रही है और 200 डीएमए लेवल्स भी टूट रहे हैं। तो ये सारे पॉजिटिव संकेत है स्टॉक के लिए। 600 का हर्डल जैसे ही क्रॉस करेगा तो 650 से 640 तक का मूव आने वाले दिनों में फिर सिंजीन में देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो अभी नीचे में फ्रेश सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 570 के आसपास। तो जब तक 570 का लेवल नहीं टूटता तब तक पोजीशंस होल्ड करें। 600 के ऊपर फ्रेश बाय बनेगा 625 से 640 के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए सिंजीन, जहां पर आपको रखनी है नजर। बड़ा एक्शन आ रहा है। पर आइए मदरसन सुमी, बुल वर्सेस बेयर, इसमें खरीदारी करनी है बिकवाली, क्या है बाजार का व्यू? आशीष और कुशल हमारे साथ तैयार हैं और आज तो गिरा हुआ है, थोड़ा स्टॉक वीकनेस में है, तो बेयर से शुरुआत करें या बुल से? कुशल, क्योंकि आप ट्रैक करते हैं, बताएं। देखिए, यहाँ पर जिस तरह का मूड माहौल अभी बना हुआ है उससे स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो नतीजों का क्लियर कट असर हमें देखने को मिल रहा है। और उसमें सबसे पहले आशीष मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर स्पेसिफिकली बियर होने का स्टांस, मेरा जो नतीजे आए हैं पहले तो वो है, फिर उसके बाद और भी सेट ऑफ पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहला पॉइंट इसमें यही है, अभी क्या आया है Q2 नंबर्स देखिए आप, उसमें जितने भी OEM प्रोडक्शंस है सब कट होते हुए दिखे हैं और डेफिनेटली ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है, तो वहां पर भी जो डिमांड आउटलुक है या जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आई है और इससे इनकी आय पर भी असर पड़ा है। इनफैक्ट मुनाफा, मार्जिन और जो आय है कंपनी की, तीनों पैरामीटर्स ने कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया और यही वजह है आज हम देख रहे हैं कि मदरसन सुमी जो है 5% की गिरावट दिखा रहा है। बिल्कुल गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जो नतीजों का ओवरहैंग था ना, अच्छा नतीजे कमजोर हल्के से आने थे, सबको पता था, अभी खत्म हो गया। अब हमें
आगे देखना होगा। आगे का आउटलुक ऑटो इंडस्ट्री के लिए पूरी अगर आप देखें तो बहुत शानदार नजर आ रहा है। और ऑटो में अगर रिकवरी आती है तो आप समझ लीजिए कि कोर ऑटो स्टॉक से ज़्यादा जो एंसिलरी स्पेस है वहां पर आपको बड़े मूव देखने को मिलेगा। और इंडस्ट्री मान रही कि बहुत जल्द जो जितनी भी दिक्कतें देखने को मिल रही थी सप्लाई साइड की, वो रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगी और जो मांग है वो अब काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। तो इसका सीधा और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा मदरसन सुमी। तो स्टॉक में मैं मान रहा हूं कि जो गिरावट आई है यहाँ पर खरीदारी का मौका है। चलिए, आशीष की तरफ से तो गिरावट में खरीदारी का मौका है, पर मेरा व्यू अभी भी इस पे बियरिश है, क्योंकि जिस तरह से इनकी अंतर्राष्ट्रीय सब्सिडियरीज है वहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिली है वो काफी कमजोर साइड पर देखने को मिली है कंपेयर टू बाकी अगर आप अदर ग्लोबल ऑटो पेयर्स की बात करें। और यहां पर इसी वजह से आप स्पेसिफिकली देखें तो जिस तरह से कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं उससे कंपनी का एबिटा में 32% का कट आता हुआ दिखा है। अब देखना होगा कि आगे ये कितनी जल्दी रिकवर कर पाते हैं, बट अभी के लिहाज से तो डेफिनेटली खराब नंबर्स है। जल्दी रिकवर करेंगे कुशल, क्योंकि हमने देखा था कि कीमतें जो है और जो लागत खर्च बढ़ा है ना, सिर्फ ऑटो के लिए नहीं, ऑटो कंपोनेंट्स के लिए अक्रॉस द इंडस्ट्रीज हमने को देखने को मिला है। लेकिन अब फिलहाल आप देखिए कि मेटल की कीमतें ऊपरी तरफ से धीरे धीरे नीचे आ रही हैं। हो सकता है कि अपने जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं रिवाइज करते हुए नजर आए, तो आगे जाकर मार्जिन पर जो प्रेशर की संभावना है वो बहुत कम नजर आ रही है। लेकिन खास बात क्या है, देखिए अभी फिलहाल जो चिप शॉर्टेज है इसके चलते प्रोडक्शन पर इंपैक्ट है, लेकिन इनकी ईवी ऑर्डर बुक को देखिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मदरसन सुमी जो है बहुत ही अग्रेसिवली एक्विजिशंस करता है और वहां से ग्रोथ लेके आता है और ईवी ऑर्डर बुक में जो है लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। तो फिलहाल जिस वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है यहां से बड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी। चलिए, बिल्कुल, तो ईवी स्पेस से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाकर चल रहे हैं आशीष, बट डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि जो सेमीकंडक्टर के इश्यूज हैं वो अभी भी, इनफैक्ट जो इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है वोक्सवैगन, वो ये कह रहा है कि अभी भी तीसरी तिमाही में भी सेमीकंडक्टर के इश्यूज जारी रहेंगे और हो सकता है कि आगे आने वाली तिमाहियों में भी ये इम्पैक्ट जो है अभी भी बरकरार रहे। बट डेफिनेटली जो सबसे बड़े क्लाइंट है उनकी तरफ से कॉमेंट्री आ रही है तो वो थोड़ी सी निराशाजनक है। फिलहाल तो दिक्कत है सेमीकंडक्टर की, लेकिन इंडस्ट्री के कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि धीरे धीरे अगर आप देखें तो समस्या जो है हल होती हुई नजर आ रही है और इस समस्या का भी हल देखने को मिलेगा। तो इसके चलते ही मेरा आखिरी तर्क है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस का भी सहारा है मेरे पास, क्योंकि जो बुलिश हुआ है वो नजर आ रहा है नोमुरा की तरफ से। आज सुबह ही मैंने आपको रिपोर्ट बताई जहां पर ये स्टॉक पर खरीदारी की राय दे रहे हैं करीब करीब 280 के लक्ष्य के लिए। चलिए आशीष, आपकी तरफ तो तेजी का सहारा है, मेरी तरफ मंदी का सहारा है। ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ये अंडर परफॉर्म की राय दे रहे हैं और 190 के टारगेट से बता रहे हैं, तो अभी मौजूदा भाव से भी काफी बड़ा कट ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो 279 और 190 बड़ा डाइवर्जेंस आपको आते हुए दिख रहा है जहां तक मदरसन सुमी का सवाल है। अब देखना पड़ेगा कि कौन सी तरफ स्टॉक पहले जाता है। किरण जी, चार्ट्स पर क्या लग रहा है, बुल या बेयर मदरसन सुमी पर? टफ कॉल है। दोनों जिन्होंने तर्क लगाए उन दोनों ने सही तर्क लगाए, पर चार्ट पैटर्न एकदम न्यूट्रल है, तो बिल्कुल डिफिकल्ट है बेयर के बाजू में जाना है क्या बुल्स के बाजू में जाना है। अगर बेरिश होना है तो 230 निकल जाना चाहिए और अगर बुलिश के बाजू में जाना है तो 250 निकलना चाहिए। तो ये बड़े मेक और ब्रेक लेवल्स रहेंगे, उसके ऊपर या नीचे ही पोजीशंस लेनी चाहिए, बीच में कुछ नहीं करने की सलाह है। डिप्लोमेटिक आंसर किरण जी की तरफ से और बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाथ चूज करा है किरण जी ने भी। बुल भी आपको मिल गया, बेयर भी मिल गया और फिलहाल नोटा की भी एडवाइस आ गई। मदरसन सुमी आज 3-3.5% नीचे, हालांकि निचले स्तरों से हमने देखा है कि जरूर एक अच्छी रिकवरी मदरसन सुमी में आपको आती हुई दिखी है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर थोड़ा थोड़ा आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है, कंजम्पशन पर रखिए नजर, क्योंकि आईटीसी के बाद अब नेस्ले में भी एक्शन आ रहा है, ब्रिटानिया और एचयूएल भी आपको मूव दिखा रहे हैं। तो थोड़ा आज एफएमसीजी का दिन बनते हुए दिख रहा है जहां तक इंडेक्स का सवाल है, क्योंकि ये सारे दिग्गज एफएमसीजी काउंटर्स फिलहाल डेज हाई पर है। कोई ऐसी बड़ी गेन नहीं आ रही है, बट ऑफ कोर्स मूवमेंट ये आपको दिखा रहे हैं, तो नजर रखिए यहां पर थोड़ा एक्शन है। बल्कि एक राय भी ले लेते हैं जहां तक नेस्ले का सवाल है। कुणाल जी, बड़ा काउंटर है, लंबे समय बाद थोड़ा एक्शन में आ रहा है नेस्ले बाकी एफएमसीजी की तरह, कोई व्यू सर इस चार्ट पर? देखिए चार्ट अच्छा है दीपांशु, काफी समय से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था और एक अच्छी बात जो इस चार्ट पर नजर आती है, जैसे इस चार्ट को खोलेंगे आपको इसमें एक डाइवर्जेंस नजर आती है आरएसआई पर, जो कि मुझे लगता है कि बहुत मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट अभी अभी आया है, तो मेरी राय में अगर आज इन्हीं स्तरों के आसपास बंद हो जाए नेस्ले तो खरीदारी में हर्ष नहीं है। वापस से 20,200 20,300 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, मेरी राय में बाय करके चलना चाहिए। तो नेस्ले पर बाय करके जाएं, ये है राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। आइए, अनिल जी भी है हमारे साथ और सर बाजार भी इंतजार कर रहा था क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आते हुए दिखा है। अभी अटेम्प्ट किया था 18,150 छूने की, ओपनिंग टिक से गिव अप करने के बाद पिछले 2-2.5 घंटे से एकदम सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। सर क्या चल रहा है आज?
मेरे ख्याल से दीप लगता है थोड़ी है सेलिंग। हाँ, ऊपर सप्लाई आ रहा है। आज सप्लाई है एक्चुअली, वही वाली बात है। इसलिए आज सुबह हम ये बात कर भी रहे थे कि एक आध दिन और देखना पड़ेगा। शुक्रवार के नंबर्स तो बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन आज के नंबर्स देखना इंटरेस्टिंग है कि वाकई में सारा खरीदा है अभिमन्यु और रॉबिनहुड्स नहीं है, या फिर बड़े इन्वेस्टर्स भी खरीद के गए। तो थोड़ा सा जो स्क्रीन जिस तरह से दिखा रही है सप्लाई, थोड़ी सी ये ज़रूर है कि सप्लाई है। लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार सपोर्ट ले रहा है। पहली चीज़ ये अच्छी है। दूसरी चीज़ ये अच्छी है कि बाजार की रेंज तो ऊपर शिफ्ट हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जो आप 17,800 18,000 की रेंज में फंस रहे थे, अब आप 17,900 18,100 तो कम से कम आराम से ले सकते हैं, 18,200 तक की ले सकते हैं। तो वो एक कंफर्टेबल है। हो सकता है 18,000 भी आपका जल्दी से न टूटे। तो आज के जो लोज बने हैं 17,000 माफ़ कीजिए 18,075 18,100 के आसपास, मुझे लगता है दिन के लिए वहाँ सपोर्ट लेना चाहिए। डेटा मेरे पास आ ही चुका है और 18,200 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, वो ठीक है। और बैंक निफ्टी ज़रूर अभी भी ताकत नहीं दिखा रहा है, इसीलिए सुबह की जो बात थी कि निफ्टी लेना है बिल्कुल, अगर दोनों में से एक, तो वो अब भी ठीक है। तो मुझे लगता है कोई खास दिक्कत वाली बात अभी तक है नहीं। लेकिन आइए बढ़ते आगे, और वक्त जो है वो नए ज़माने की कंपनियों का है। और आप देख रहे हैं आज पीबी फिनटेक की लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग बहुत दमदार है। देखिए एक चीज़ दीप समझिए जी, ये बात बहुत गौर करने लायक जी सर। 3 लिस्टिंग मैं आपको याद दिलाता हूँ जी। पहली लिस्टिंग जोमेटो, यस, दूसरी लिस्टिंग नायका और तीसरी लिस्टिंग पीबी फिनटेक। यस। तीनों आईपीओ को लेकर हमेशा संशय रहा। भाई नायका छोड़ दीजिए, चलो नायका के बारे में हमेशा था कि नायका तो अच्छा ही करेगा क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी हो चुकी थी। जोमेटो सबको डर था, उसके बावजूद जोमेटो में क्या हुआ। पीबी फिनटेक सबको डर था, 25% ऊपर है। इसका मतलब एक चीज क्लियर है, इन नए जमाने की कंपनियों को बाजार नए तरीके से देख रहा है, नए नजरिए से देख रहा है। बिल्कुल ठीक है, और वो हमें समझना जरूरी है, और यही चीज रेगुलेटर भी समझ रहे हैं। ओके, हाँ अच्छा, ये भी हाँ, हमें तो इस एंगल से समझना है कि पैसा बनेगा या नहीं। रेगुलेटर अलग एंगल से समझ रहे हैं, और वो एंगल ये है कि ये कंपनियां जो लॉस मेकिंग होने के बावजूद पैसा उठा रही है, भारी भरकम वैल्यूएशन ले रही है, इस पे रेगुलेटर की नजर किस तरह से होनी चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, तरुण शर्मा कह रहे हैं, जो इस पूरी स्पेस से जुड़ी हुई एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए। तरुण बताइए, सेबी की कहां नजर है न्यू टेक कंपनियों से पर, या न्यू एज कंपनियों पर, नए जमाने की कंपनियों पर? बिल्कुल अनिल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि सेबी की बिल्कुल एक पारखी और एक कहेंगे एक मॉनिटरिंग वाली जो नजर है वो न्यू टेक कंपनीज पे है। और सेबी का कंसर्न कहें या एक कहें कि वो एक सेफ गार्डिंग करना चाहता है इन्वेस्टर्स की, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं इनके जो ऑफर डॉक्यूमेंट होते हैं वो काफी क्लियर नहीं होते जो बाकी कंपनीज के होते हैं। Correct. क्योंकि ये इनका कहना होता है कि आप हम एक सॉफ्टवेयर खरीदेंगे या हम एक कोई ऐसी कंपनी का एक्विजिशन करेंगे जिससे हमें आने वाले समय में फायदा हो, तो वो एक क्लियर कट ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं होता। ये एक कंसर्न सेबी के सामने है, लेकिन सेबी इन सब कंपनियों के आईपीओ को रोक भी नहीं सकता क्योंकि वो डिस्क्लोजर दे रहे हैं। और यदि वो यहाँ पे रोकेंगे तो हो सकता है कि वो यूएस चले जाएं, बाहर लिस्ट हो जाए, तो वो नुकसान वो देश को नहीं देना चाहते। इस वजह से आईपीओ जरूर क्लियर हो रहे हैं, लेकिन मॉनिटरिंग सेबी बढ़ाने जा रहा है। और इस पे सेबी एक अपना एक डिस्कशन पेपर भी लेकर आने वाला है। और रिसेंट जो पिछले हफ्ते प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें भी ये डिस्कशन हुआ और एक कंसेंसस बनता हुआ दिखाई दिया कि हमें यहाँ पे मॉनिटरिंग बढ़ानी चाहिए। अब मॉनिटरिंग किस चीज की बढ़ेगी? मॉनिटरिंग बढ़ेगी जो आप आईपीओ से जो पैसा रेज कर रहे हैं, जो फ्रेश इक्विटी रेज कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हैं। वो हाल की कंपनी, यदि आप नायका या पीबी टेक या पीबी फिनटेक या किसी और कंपनी में देखेंगे तो वो मॉनिटरिंग होती है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्लोजर आपको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे हो सकता है कि आने वाले समय में आपको थर्ड पार्टी ऑडिट की रिपोर्ट हर क्वार्टर में सबमिट करनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा कि कहां कहां हमने ये पैसा यूटिलाइज किया है। क्योंकि सेबी का जो बेसिक कंसर्न है वो ये है कि जो आईपीओ मनी, जो फ्रेश इक्विटी से पैसा उठाया जा रहा है, वो कहीं मिस यूटिलाइज ना हो जाए। लेकिन एक जो फायदा या कहें कि एक जो एक पॉजिटिव चीज है वो ये है कि प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स और अल्ट्रा एचएनआईज भी इस
इन कंपनियों के इन्वेस्टर हैं तो वो जल्दी से कुछ फ्रॉड या कहें कि कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो ये एक पॉजिटिव पार्ट सेबी को दिखता है, लेकिन सेबी का काम है कि वो इन्वेस्टर्स फ्रेंडली रहे। तो और आने वाले समय में आज वैल्यूएशंस मिल रहे हैं, कल नहीं मिले या कल को यदि नुकसान या कंपनी ने पैसा आईपीओ मनी का कहीं और यूटिलाइजेशन कर दिया तो क्या करना होगा। तो इस पे अब सेबी एक डिस्कशन पेपर लेकर आने वाला है। डिस्कशन पेपर हो सकता है इसी हफ्ते में आ जाए और उसके बाद डिस्कशन के बाद जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके कमेंट के बाद एक नया रेगुलेशन तैयार हो। ओके, सो आप ये कह रहे हैं कि दो चीजें हैं इसमें। एक, ये चाहिए तो है, अगर यहाँ लिस्ट नहीं करने देंगे तो बाहर जाके हो जाएंगी। पहले बहुत सारी कंपनियां नेस्डेक लिस्ट हुई, करेक्ट। सो ये नए जमाने की कंपनियां, टेक्नोलॉजी कंपनियां यहाँ चाहिए, लेकिन इन कंपनियों से रिलेटेड बैकग्राउंड कम होता है, प्रोमोटर्स का भी, क्योंकि जनरली फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है जी, पहली बार इस तरह के बिजनेस में होता है ना। कोई बाप दादा का खानदानी वो पुराने 5-7 पीढ़ियों से कॉर्पोरेट घराना नहीं है ज्यादातर कंपनियों के इसमें ना। IIT करके निकले, IIM करके निकले, जोश वाले हैं, कंपनी शुरू करते हैं, बढ़ जाती है। तो अब उनका बैकग्राउंड कम है, ट्रैक रिकॉर्ड कम है, लॉस मेकिंग भी है ज़्यादातर। ऐसे में जिस चीज़ के लिए पैसा उठा रहे हैं, अब वो पैसा वाकई में किस चीज़ में कैसे यूज़ होगा वो पता नहीं चलता, करेक्ट। बिल्कुल। सो उसकी ट्रैकिंग और उसकी मॉनिटरिंग सेबी करने जा रही है। बिल्कुल, उसकी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग करने जा रही है और इसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, इस मॉनिटरिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि यूटिलाइजेशन जो है वो सही से हो, वो डिस्क्लोजर उसके बढ़ाए जाएं। मैं रिसेंट एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे नाइका जो और ये पेटीएम के जो DRHP फाइल हुए, उसके बाद जो ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल हुए, उसमें डिस्क्लोजर्स में काफी अंतर है। अच्छा, मतलब सेबी ने साफ तौर से कहा कि आपको हर बिजनेस सेगमेंट का अपना एक तभी मैं देख रहा था कि सबसे पहले वो पहली लाइन ही यही आती है कि हमने अभी तक मुनाफा नहीं कमाया, हो सकता है हम हमारी जिंदगी में कभी प्रॉफिट है ना देखें। ये पक्का सेबी ने लिखवाया, बाकी तो कोई लिखे क्या ऐसे। मतलब मैं हो सकता है आजकल काम कम कर रहा हूँ, हो सकता है मैं जिंदगी में काम ना करूँ, ऐसा मैं कभी बोलूंगा नहीं। इसके साथ जैसे जो प्राइवेट इक्विटीज से जो उन्होंने पैसा उठाया उसकी वैल्यूएशन क्या थी, क्या लॉजिक उन्होंने दिया कि इतना पैसा आपको मिलेगा, तो ये सब चीजें अब आपको हो सकता है कि आने वाले समय में अपने डिस्क्लोजर्स में देनी होगी। और यूटिलाइजेशन का पैसा तो हर क्वार्टर में आपको बताना होगा कहाँ आपने ये पैसा यूटिलाइज किया। बहुत जोरदार है, क्योंकि अभी दीप क्या हो रहा है कि पैसा मिल रहा है ले लो, है ना। 10% बिक रही इक्विटी, 12 बेच दो, 15 बेच दो, 18 बेच दो, जितना बिक रहा है बेच दो। ये हो रहा है एक्चुअली। सही गलत की बात छोड़ दीजिए, इसमें कहीं कोई आप ये डिफाइन नहीं कर सकते क्या सही क्या गलत है। अगर देने वाला तैयार है और लेने वाला तैयार, वो बोलते मियाँ बीवी राजी है तो क्या करेगा काजी, वैसा हाल है। तो जिसको पैसा लगाना है वो लगा रहा है, जिसको लेना है वो ले रहा है, करेक्ट। तो एक लिमिट से ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो सेबी ने बहुत सही तरीका निकाला है। वो तरीका ये कि आपको जो करना है करो, मुझे इन्फॉर्मेशन पूरी दो, डिस्क्लोजर पूरी दो, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड पूरा बताओ कि कब कब कितना पैसा क्यों लिया है, उसका इस्तेमाल कैसे किया। अब जब आप आईपीओ ला रहे हो तो आईपीओ के लिए जो पैसे मार्केट से उठा रहे हो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। बस इसमें एक ही लूप होल है जो मैं भी बता दूं। हाँ जी, वो ये कि जो कंपनियां इशू ला रही है, फ्रेश इशू, उन पे तो सभी पूछ लेगी आपने ये पैसा उठाया है इसका क्या, लेकिन जो पूरा 100% ऑफर फॉर सेल है उसका क्या। हो सकता है कि उस पर भी सख्ती आ जाए। आनी चाहिए, आनी चाहिए, बस इसीलिए मैंने अभी से हिंट दे दिया कि आनी चाहिए। और मुझे बताया, आपकी तो बात सुनी जाती है। हमारे जो साथी हैं विजय सर, वो कल इस पे ही खबर कर रहे हैं जी, और बिल्कुल इस पे से भी काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो खाली ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो नहीं तो क्या है, कंपनियां सोचे जाने दो ना, लाना ही नहीं है नया इशू, खाली ऑफर फॉर सेल करो निकल जाओ। हमने किसी से लिया ही नहीं पैसा भाई, भले नहीं लिया और कंपनी में इनडायरेक्टली तो लिया है ना। बिल्कुल। अगर कोई प्रमोटर या पुराने इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स भी स्टेक बेचने तो लिया तो है ना। तो चलिए, ये है इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। तो ऐसा ध्यान में रखें, बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं पिछले 4-6 हफ्तों में कि महंगे महंगे इशू आ रहे हैं, लॉस मेकिंग कंपनी आ रही। तो ध्यान रहे, सेबी की तरफ से भी बहुत कुछ एक्शन हो रहा है, होने वाला है, ताकि कोई भी कंपनी किसी भी दाम पर किसी भी तरीके से आपके पैसे लेकर ना चले जाएं। ओके, चलिए बढ़ते आगे। और किरण जी तैयार, और किरण जी के लिए बिल्कुल किरण का कमाल। किरण जी पेश कीजिए अपनी कॉल। अनिल जी, पहले तो अपडेट, सवेरे 11 बजे शो खत्म होते होते स्पेशल कॉल दिया था टाटा स्टील के लिए।
बिल्कुल, तो उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लेके आने की सलाह होगी। मेरे टारगेट्स 2 से 3 दिन में मैंने कहे थे, वो हासिल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो अभी मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1277 के आसपास लेके आता हूँ फ्यूचर्स का, और जो मैंने टारगेट्स कहे थे 1235, 1220, ये टारगेट्स 2 से 3 दिन में देखने को मिलेंगे। अभी जो बाय करना है वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगी। ये ऑप्शन चेन डेटा बहुत शानदार देखने को मिल रहा है, और उसके चलते मुझे लगता है इधर से काफी बड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी। 1717 का भाव है अभी, आपका स्टॉप लॉस 1700 के नीचे 1697, 1698 के आसपास होना चाहिए। टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 1770 मेरा पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा 1820। 1770 और 1820 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। ये टारगेट्स कल सवेरे देखने को मिल जाने चाहिए, दोनों के दोनों। 1770, 1820 दो टारगेट के लिए करें खरीदारी। ये राय आपके लिए किरण जी की तरफ से आती हुई इस वक्त मुथूट फाइनेंस में। आइए 2:30 बजे मुलाकात कर लेते हैं सेठी साहब से। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सेठी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर क्या इरादा है आज? गुड आफ्टरनून अनिल जी। आज भी 2 स्टॉक खरीदारी करनी है, एक आज फॉर्चुनेटली एक एफएनओ का स्टॉक और एक कैश मार्केट का। अरे क्या बात है, वाह, आज एफएनओ वाला भी है। तो चलिए पहले कौन सा शुरुआत करेंगे सर? अनिल जी पहले एफएनओ वाला स्टॉक थोड़ा चेंज आज डिस्कस करना चाहूंगा। बताइए सर। जो अनिल जी आज एफएनओ वाला स्टॉक जिसमें खरीदारी करनी है वो है डेल्टा कॉप, जो अभी 300 के लेवल पे नवंबर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। अनिल जी एक सॉलिड कंपनी है जो कि कसिनो के कारोबार में है, और आपका भी एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। ये कंपनी एक प्योर प्ले है, जो अभी रिवेंज टूरिज्म चल रहा है ना जोर शोर से, उसकी एक प्रॉक्सी प्ले है। और बाकी ऑनलाइन गेमिंग में भी बहुत पॉपुलर हो चुका है ये। इस कंपनी के जो कई सारे साइट्स है, जैसे अड्डा 52 पोकर की साइट है वो, फिर ये आपके फैंटेसी स्पोर्ट्स है, फिर आपके इनकी एक नजारा टेक्नोलॉजी के साथ हल्ला प्ले करके भी एक फैंटेसी स्पोर्ट्स का ऐप है, वो भी काफी पॉपुलर है। बाकी अनिल जी इसको पिकअप करने के पीछे एक कारण है चैनल चेक। हाँ, एक तो हमारे आशु बदान जी भी ओवर द वीकेंड शायद गोवा जाके आए हैं, वो तो बहुत स्मार्ट निकल गए। बिकॉज अभी कई जनों से बातें होती है तो कई जनों को हॉलीडेज पे जाना है, और गोवा पे तो ऐसी हालत है कि जनवरी फरवरी तक भी कोई ढंग की होटल्स में अवेलेबिलिटी नहीं है, या अवेलेबिलिटी है तो बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पे रूम्स अवेलेबल है। तो इस तरह की जबरदस्त डिमांड है टूरिज्म की। तो मुझे लगता है इस कंपनी के जो दिसंबर तिमाही के नतीजे आएंगे बहुत ही तोड़फोड़ आएंगे, स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। और इसमें मार्की इन्वेस्टर्स जैसे राकेश झुनझुनवाला जी, राधा किशन दवानी जी, वो भी हिस्सेदारी रखते हैं। तो ऑल इन ऑल एक बिल्कुल स्टॉक राइप है अच्छी बढ़त के लिए। तो मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट है 310, 315 रुपए का। स्टॉप लॉस छोटा सा 295 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो डेल्टा कॉप ये है पहला स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। बिना किसी दबाव के आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं ना कॉल, जरा नेशनल टेलीविजन पे बोल दें सेठ साहब। नहीं बिल्कुल कोई दबाव नहीं है अनिल जी, ये तो। और देखिए अनिल जी बोलते बोलते स्टॉक में भी अच्छा एक नहीं, मैं आशु जी के दबाव की बात नहीं कर रहा, मैं आशु जी के दबाव की, मैं अपने मेरे दबाव की बात कर रहा हूँ। मेरा तो कोई दबाव नहीं है ना आप पे। नहीं। हाँ, पता चला सारा का सारा सम्मान आपने आशु जी को दे दिया। लोग समझेंगे आप आशु जी से डरते हैं, थोड़ा बहुत तो मुझसे भी डरते होंगे। आपका भी पसंदीदा स्टॉक कई बार आपने रिकमेंड किया, और मुझे याद आता है निचले लेवल से किया हुआ, और आपकी बात पे जिन भी जी बिजनेस के निवेशकों ने इसको इसमें निवेश किया उनके अच्छे पैसे बने होंगे। और मैंने भी वैसे इस स्टॉक को बहुत निचले लेवल से 2-3 बार पहले भी रिकमेंड किया हुआ है अनिल जी। बिल्कुल 180 रुपए 200 रुपए की रेंज से लगातार रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। बताएं सर दूसरा स्टॉक जो आज कैश का है। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक कैश मार्केट का एक एमएनसी कंपनी है, यूके बेस्ड एमएनसी पेरेंट वाली कंपनी का नाम है वेसुवियस, जो कि अभी 1195 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। ये कंपनी रिफ्रैक्टरी गुड्स बनाने के लिए जानी जाती है, ग्लोबल लीडर है मोल्टन मेटल फ्लो इंजीनियरिंग में, और एक ये कंपनी अपने इनोवेशन और कस्टमाइज सॉल्यूशंस के लिए जानी जाती है। और ये कैटर करती है ये जो सेक्टर्स है, जैसे आयरन एंड स्टील है, पावर जनरेशन है, फिर ग्लास है, फिर सोलर पावर है, तो इन सब सेक्टर्स को कैटर करती है। सॉलिड दमदार कंपनी है। जो सितंबर तिमाही थी वो भी बहुत अच्छी थी, 19 करोड़ का पैट आया, जो कि ईयर ऑन ईयर 12 करोड़ के सामने अच्छी ग्रोथ थी, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, एक जीरो डेट कंपनी है। और इस कंपनी में इसकी जो पेरेंट है यूके की वेसुवियस ग्रुप,
वो अराउंड 55% स्टेक ओन करती है। FII इज अराउंड 24%, जिसमें प्रोमिनेंट है HDFC, निपॉन, एक्सिस, फिर कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी इसमें 1.54% स्टेक ओन करती है। और नारायण मूर्ति जी की जो कैटामरान एडवाइजर्स है वो भी 1.54% इस कंपनी में स्टेक ओन करती है। तो एक फंडामेंटली बहुत ही सॉलिड क्वालिटी का स्टॉक है। ये जो लेवल्स है 1194-95, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 1260 का, स्टॉप लॉस रखना है 1170 रुपए का। ये है आपके लिए वेसुवियस इंडिया, कैश में इस पर आप खरीदारी कर सकते हैं। और डेल्टा कॉप, ये है आपके लिए आज की FNO पिक सेठी साहब की तरफ से। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और दो बेहतरीन आइडियाज शेयर करने के लिए। पर आइए बाजार में जो एक्शन है उसमें आपको क्या रणनीति बनानी है। बैंक निफ्टी भी रिकवर होकर अब थोड़ा पॉजिटिव हो गया है। चलते हैं अनिल जी के पास उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर, ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक हैं। फ्राइडे को हमने देखा 3 दिनों की गिरावट का ट्रेंड डाउ ने ब्रेक किया और डाउ फ्यूचर्स सुबह थोड़ा सुस्त था, अब थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख रहा है। करीब 50 पॉइंट्स ऊपर है, 1/4% ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिखेंगे। यूरोप के बाजारों में भी ठीक ठाक कारोबार है, हल्का पॉजिटिव है। चीन के बाजार आज थोड़े सुस्त थे क्योंकि 4 अहम डेटा है इकोनॉमी से, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्लूडेड, पर उसके अलावा बाकी एशिया के बाजार पॉजिटिव रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स ओवरऑल ठीक ठाक है। कच्चे तेल में भी थोड़ा दबाव बना हुआ है तो वहां से भी राहत है। यूएस की बॉन्ड डील भी थोड़ी कूल ऑफ हुई है। सर क्या करना है? तेजी हाँ, भरोसा आ रहा है अब यहां से 18,075 18,100 सपोर्ट है। क्यों है वो देख लीजिए। 18,100 के पुट पे 31 लाख शेयर है, 18,100 के कॉल्स पर 43 लाख शेयर है। ठीक है, मोटा मोटी 18,100 के नीचे गया ही नहीं दिन भर, थोड़ी सी देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए गया है। वो 2 जगह छोटा छोटा सा लाल दिख रहा है, बराबर, बाकी आप हरे में ही रहे। करेक्ट, यस सर। अब 43 लाख शेयर 18,100 का कॉल राइटर जो खड़ा है, अब 18,075 के आसपास आएगा तो कॉल राइटिंग, आप जो कॉल राइटर है वो थोड़ी अपनी शॉर्ट काटने की कोशिश करेगा। 17 लाख शेयर आज कॉल में जुड़े हैं और 16 लाख शेयर पुट में जुड़े हैं। तो मेरा ये समझना है 18,075 18,100 सपोर्ट का काम कर लेगा। इसको स्टॉप लॉस समझकर, आज के लो को स्टॉप लॉस समझकर आपको अपनी तेजी की पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। ऊपर कितना जा सकते हैं? हल्की फुल्की रुकावट 18,150 के आसपास है क्योंकि 30 लाख शेयर वहां पर है। एक बार उसे पार किया तो 18,200 तक जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर की भी अपसाइड नहीं है। अपसाइड उसके ऊपर की भी, हाँ, 62 लाख शेयर वहां पर कॉल राइटर्स हैं, 37 लाख शेयर आज जुड़े हैं, तो दबाकर कॉल राइटिंग भी हुई। एक ही दिन में बढ़िया कॉल राइटिंग हो गई। उसकी वजह दीप ये है कि शुक्रवार का लो 17,900 है और आज का हाई 18,200 है। तो अगर 1.5 ट्रेडिंग सेशन में आपको 300 पॉइंट निफ्टी मिल जाता है तो FIs की और फॉलो बाइंग अगर उतनी स्ट्रांग ना हो तो ऊपर में कॉल राइटिंग भी हो रही है। वो क्लियर कट दिख रहा है। सो ऐसे में आपका रेंज बाउंड मार्केट हो गया। बड़ी रेंज देखेंगे 18,000 18,200 और छोटी बचे हुए समय के लिए 1 घंटे के लिए रेंज है 18,075 18,200। ठीक है, क्लियर है। तो जैसे जैसे आप 18,200 के आसपास आए प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 18,075 18,100 के आसपास आए खरीद लीजिए। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है। बैंक निफ्टी, जैसा कि बैंक निफ्टी में जो ताकत चाहिए वो है नहीं। 38,500 ये बैंक निफ्टी के लिए आखिरी उम्मीद है जहां 20 लाख शेयरों का पुट है। बैंक निफ्टी पे दबा के कॉल राइटिंग हुई थी, कॉल राइटिंग जबरदस्त हुई। कॉल राइटिंग होने में कोई दिक्कत नहीं है। कॉल राइटिंग कल निफ्टी में भी बहुत हुई थी। हम बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग नहीं है, निफ्टी में है। तो कॉल राइटिंग है, अगर पर्टिकुलर लेवल पे कॉल बेचा हुआ है उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करता है तो वो अच्छी बात है। शॉर्ट कवरिंग तभी होती है। लेकिन बैंक निफ्टी में उल्टा है, अगर कॉल राइटिंग होती है और जिस लेवल पर कॉल राइटिंग हुई है उसके नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो वो खराब बात है। यस सर। तो कॉल राइटिंग कहाँ हुई है? 39,000 में 36 लाख शेयर, 38,800 पे 15 लाख शेयर, 38,500 पे 15 लाख शेयर। तो 38,500 के लिहाज से आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? ठीक है, ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ कॉल राइटर फंसा है। लेकिन 38,800 से 39,000 की रेंज में कॉल राइटिंग काफी तगड़ी। तो अब जो फ्रेश तेजी अगर बैंक निफ्टी में बनेगी वो तभी बनेगी जब आप 39,100 को पार करके टिके। तब तक बैंक निफ्टी फिर से सेल ऑन राइज है। और सपोर्ट जो आ रहा है आपका बैंक निफ्टी पर 38,500 के आसपास है और बीचों बीच में ट्रेड करें, इसलिए नोटा 39,000 के आसपास आए बेचिए, 38,500 के आसपास आए खरीदिए। तो बहुत छोटी रेंज है, छोटी 500 पॉइंट। ठीक है। बैंक निफ्टी में डेटा उतने मजबूत नहीं है। शॉर्ट करना है फिर वही ऊपर में बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है नीचे में निफ्टी लॉन्ग करना है, पे ट्रेड बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए निफ्टी पर ज्यादा भरोसा, जैसे आज सुबह भी अनिल जी कह रहे थे वैसा ही एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। आइए अमरीश सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरीश सर के पास मैं जाऊंगा एक सवाल लेने के लिए, उससे पहले एक बिगुल चार्ट कॉर्नर का राकेश जी कुणाल जी के लिए।
बताएं सर। दीपांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है ब्रिटानिया। बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। नतीजों के बाद इसके अंदर करेक्शन आई थी, स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल हुआ था और इसके अंदर अगर हम देखें तो क्लासिकल एक रिवर्सल पैटर्न बना है, क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न है। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक 3900 3930 तक इजीली जाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, 60 मिनट चार्ट्स पर डायमंड पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ ब्रिटानिया पर नजर आ रहा है। अभी आपने नेस्ले पर प्रश्न किया था, तो नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सारे एफएमसीजी स्टॉक्स में बेस बनने के बाद अब ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। ब्रिटानिया में हमारी खरीदारी की राय है, यहां पर खरीदे मौजूदा स्तरों पर 3700 पर 3700 पर एक स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 3825 रुपए का, 3825 का। इवेंचुअल टारगेट होगा 3875 का। तो 3875 3900 के लिए तैयार हो रहा है ब्रिटानिया, खरीदारी की राय। तो ये है आपके लिए ब्रिटानिया। नजर रखिए, सारे एफएमसीजी काउंटर्स लेड बाय आईटीसी आज आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मेरे पास भी बाय का स्टॉक है और स्टॉक का भाव चल रहा है 49.5, 49.10, 4905, 4910। स्टॉक का नाम है डिवीज लैब। 7 से 8 दिनों की गिरावट के बाद स्टॉक में आज पहला दिन है जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है। लास्ट 2 दिनों के हाई ब्रेक हो चुके हैं और अभी स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। डिवीज लैब में यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 4830, 4840 ये नीचे में सपोर्ट लेवल है, तो 4830 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करना है। मेरे को लग रहा है कि डिवीज लैब यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है, जिसके अंदर 5000 का पहला टारगेट बनेगा और 5000 का लेवल टूट जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये रैली एक्सटेंड होगी और 5100 तक के लेवल डिवीज लैब में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। एक अच्छा यहाँ पे बाय जनरेट हो रहा है स्टॉक के अंदर, तो यहां से एक बढ़िया मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा 5000 से 5100 के टारगेट्स के लिए। खरीदारी करें डिवीज लैब, 4830 का स्टॉप लॉस, 5000 से 5100 का टारगेट। 5000 से 5100 के टारगेट के लिए डिवीज लैब पर करनी है खरीदारी। तो रैली में कुछ करेक्शन के बाद अब वापस डिवीज मोमेंटम में आ रहा है, एफएमसीजी मोमेंटम में आ रहा है, तो डिफेंसिव स्टॉक्स आज आपको ज्यादा एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। आइए देखते हैं वागले साहब ने क्या किया है पसंद। बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरे रडार पर फार्मा स्टॉक ही है। ग्लेनमार्क मुझे लगता है निकल रहा है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के रेजिस्टेंस से। 539 का करंट भाव है, मुझे लगता है यहाँ पर लेना चाहिए 534, 534.50 के स्टॉप लॉस से। 560, 561 तक की मूव ये वन वे होनी चाहिए। मुझे लगता है कल तक 560, 561 के लेवल्स आने चाहिए। तो यह है आपके लिए ग्लेनमार्क पर खरीदारी। तो बैक टू बैक फार्मा और उससे पहले ब्रिटानिया, तो पूरे का पूरा डिफेंसिव रुझान आपको बाजार में इस समय बनते हुए दिख रहा है। जहां तक स्टॉक्स की बात है, इंडेक्स लेवल पर भी आप देख रहे हैं थोड़ा सुस्त एक्शन है, पर कई सारे स्टॉक्स हैं जो मूव दिखा रहे हैं। एक और फार्मा शेयर की बात करूं, स्ट्राइड्स फार्मा, इस पर एक अच्छी मूव आ रही है। टोरेंट फार्मा, अलेम्बिक फार्मा, ये भी अभी एक्शन में आए हैं। फाइजर भी आपको थोड़ी मूव दिखा रहा है। तो एक एक करके पूरा फार्मा बास्केट आपको एज अ होल ऊपर आते हुए दिख रहा है। तो नजर रखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में, यहां से आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। अमरीश बलीगा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरीश सर, गुड आफ्टरनून। फार्मा पैक एंड मोर इंपॉर्टेंटली हेल्थ केयर स्टॉक्स में आज बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है सर। नतीजों के बाद अपोलो हॉस्पिटल्स देखिए, इसके अलावा फोर्टिस हेल्थ केयर, मैक्स, नारायण हृदयालय, एस्टर डीएम, थायरो केयर, क्या चल रहा है सर? पूरा का पूरा हेल्थ केयर स्पेस एक साथ एक्शन में आते हो? वायरल और डेंगू। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ केयर स्पेस तो क्लियरली डिफेंसिव है और उसीलिए एट दीज लेवल्स उसमें इंटरेस्ट आ चुका है। अर्निंग्स भी आई थिंक मोर लेस अर्निंग्स वेर बेटर देन एक्सपेक्टेड, एंड स्पेशली हॉस्पिटल स्पेस में जो ऑपरेशंस पहले नहीं हो रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड, तो आई मीन दोज ऑपरेशंस हैव स्टार्टेड हैपनिंग। So I think because of which I think the demand for hospital I think would be much higher than what we saw in the last possibly 18 months COVID के वक्त। So I think hospital there is one space to be in। At the same time जो pure pharma companies है वहाँ भी काफ़ी opportunities है, क्योंकि वहाँ भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छा correction भी आया है। For example, Glenmark Pharma, Glenmark Life, जो मैंने recently recommend किया था, Alembic Pharma, I mean all these we have seen very good correction. So I think at these levels तो लेना बनता है।
पूरा हेल्थ केयर स्पेस, फार्मा स्पेस बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अच्छा एक्शन है। कुछ और भी वजहें हैं इसकी? हेल्थ केयर को सपोर्ट करने वाला एक स्टॉक भी चल रहा है जी, आईटीसी। फाइनली उसको फाइनली, हाँ भाई आईटीसी इतना ही चलता है, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखो। हाँ, ये 5 रुपए बहुत होता है। हाँ, मतलब अगर किसी को ये लग रहा है कि ये नहीं चला है तो फिर सोच बदलने की जरूरत है। अमरीश जी, आईटीसी खरीदेंगे 238 में? आईटीसी तो श्योरली एक स्टेडी स्टॉक है पोर्टफोलियो में, एंड एट द सेम टाइम काफी अच्छा डिविडेंड यील्ड है, और यदि मार्केट करेक्ट करता है तो भी शायद आईटीसी गिरेगा नहीं। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए। एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि दैट डीमर्जर तो होना ही है, वेदर इट हैपेंस इन द नेक्स्ट 6 months और वेदर इट हैपेंस इन द नेक्स्ट 2 years, आई थिंक दैट्स अ गिवन थिंग गोइंग अहेड। तो एट दीज लेवल्स, लुकिंग एट द मार्केट वैल्यूएशंस, आईटीसी काफी चीप लग रहा है। सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ कीपिंग कैश इन आपका सेविंग्स अकाउंट में कैश रखने के बदले, आई थिंक वन शुड बी इन्वेस्टिंग इन आईटीसी। तो सेविंग अकाउंट्स में कैश रखने से पहले आईटीसी, इस पर आप करके चले निवेश, ये आप ले रहा है यार, ये आइडिया ठीक है, तो अपने आप है ना, आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल कम हो जाती है। फिर सेविंग अकाउंट में साल भर में 3% मिलता है, यहाँ आज 3% बन गया तो फिर खुश हो गए, साल का काम। हाँ, साल भर का काम एक दिन में कर लिया, गजब के आउट परफॉर्मेंस, वैसा सोच सकते हैं। ओके, लेकिन एक है कमोडिटी ऐसी जिसमें जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, और वो है कॉफी। ठीक है, कॉफी की कीमतों में मतलब कहीं कोई कमी आने का नाम नहीं, कहीं रुकने का नाम नहीं, जबरदस्त तेजी। आशीष बता रहे हैं पूरी की पूरी डिटेल्स और वजह भी। आशीष बता रहे क्या हो गया, लोग ज्यादा पी रहे हैं कॉफी? सर, कॉफी ज्यादा पी भी रहे हैं पैंडेमिक के बाद से, लेकिन कीमतें लगातार बढ़ रही है। उसके पीछे ढेर सारे कारण। 7 साल की ऊंचाई पर सबसे पहले आप देखिए कीमतें आ गई हैं, लगातार अब ट्रेंड देखने को मिल रहा है और काफी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। इसके पीछे का कारण ये कि ग्लोबल सप्लाई में भारी कमी आई है। सबसे पहले देखिए ब्राजील में क्या हुआ था, पहले पड़ा सूखा, उसके बाद आया फ्रॉस्ट यानी बर्फबारी हुई, तो फसलें पूरी तरीके से खराब हो गई। और जो ब्राजील है बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है कॉफी का। अरेबिका कॉफी अगर आप देखें जो वेरिएंट है उसका करीब 60 से लेकर 70% जो ग्लोबल आउटपुट है वो ब्राजील की तरफ से आता है। इसके अलावा वियतनाम में लॉकडाउन रिलेटेड दिक्कतें हुई थी, सप्लाई चेन की दिक्कतें हुई, कोलंबिया में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसके चलते आप देखिए, और लेबर शॉर्टेज है, फर्टिलाइजर कॉस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसके चलते आप देखिए जो कीमतें हैं इनमें एक स्टेडी अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है और कंटिन्यूस तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन मैंने जानकारों से बात की, कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था तो वहां पर कहा जा रहा है कि ये जो स्थिति है अभी बहुत जल्दी सुधरने वाली नहीं है। ऐसा नहीं कि कीमतें बढ़ रही हैं तो यहाँ से जो है गिरावट देखने को मिली। हो सकता है कि 2 से लेकर 3 साल तक जो है स्टेडी अप ट्रेंड आपको कॉफी की कीमतों में देखने को मिले, क्योंकि इससे पहले सिमिलर सिचुएशन जो है 90 के दशक में भी हुई थी, तब करीब 4 से लेकर 5 साल तक एक तरफा तेजी कॉफी की कीमतों में देखने को मिली थी। तो यानी जो तेजी आ रही है ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुकेगी, हो सकता है कि और भी बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अनिल जी, लेकिन इसके चलते कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो फोकस पे रहेंगे जिन्हें फायदा होगा। सबसे पहले आप देखिए टाटा कॉफी, ये स्टॉक ऐसा है, इसको सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि इंटीग्रेटेड है, इनके पास कल्टीवेशन भी है और ये जो है प्रोसेसिंग भी करते हैं। सीसीएल प्रोडक्ट्स जो कि बड़ा एक्सपोर्टर है भारत में, देखिए करीब जो 90% कॉफी है वो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये इंटीग्रेटेड नहीं है, इनके पास खुद का कल्टीवेशन नहीं है, प्लांटेशन नहीं है, तो ये इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि मैं कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि इनकी हेजिंग पॉलिसी काफी बढ़िया है और क्रूड के बाद सबसे ज्यादा ट्रेडेड कमोडिटी अगर आप देखें तो कॉफी है, तो फ्यूचर्स हेज करने में इन्हें बिल्कुल परेशानी नहीं होती और बढ़ी हुई कीमतें जो है लागत खर्च ये पास ऑन करते हैं। और हमने तिमाही नतीजों में देखा था कि इनके जो मार्जिन हैं वो भी बरकरार देखने को मिले थे। लेकिन जो कॉफी में तेजी आ रही है इसका सीधा और बड़ा बेनिफिशियरी है टाटा कॉफी। तो अगर किसी को कॉफी पिलानी हो, कॉफी पे ले जाना हो तो जल्दी से कर ले काम सर, अभी लेट करने का मतलब नहीं। बिल्कुल सर, कभी भी आपको ऐसा लगे हाफ डे चाहिए तो बता दीजिएगा। मैं आप ही के लिए पूछ रहा था। डन सर, डन। दीप अब ध्यान रखिएगा, नजर रखनी पड़ेगी। अब कभी भी हाफ डे ले तो समझ लीजिएगा कि क्यों लिया है। ठीक है। अच्छा, कॉफी के दाम बढ़े तो चाय के भी बढ़ेंगे? सर, चाय पे तो अभी ऐसा इम्पैक्ट नहीं आया, कॉफी की कीमतें तो बढ़ रही हैं। तो कुणाल जी, आप निश्चिंत रह सकते हैं, आपको कोई हड़बड़ी करके ज्यादा से ज्यादा चाय पीने की जरूरत नहीं। दाम सिर्फ कॉफी के बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो और कॉफी के दाम बढ़ने का पूरा फायदा होता दिख रहा है। बंसल जी, कोई पसंदीदा कॉफी स्टॉक आपका? देखिए अनिल जी, आपकी बात को अनिल जी मैंने पहले से समझ लिया था और अनिल जी इसके लिए किसी को भी हाफ डे देने की जरूरत नहीं है। मार्केट के बाद अनिल जी इवनिंग में भी कॉफी पी जा सकती है। और आज अनिल जी 4:15 बजे कुणाल जी को इसी कारण से मैंने एडवांस में अनिल जी कॉफी पिलाने के लिए बुलाया। अनिल जी, आज का बिल मैं पे करूंगा,
रीजन ये है कि दाम बढ़ रहे हैं, तो बस यही है अनिल जी कि जिसको भी कॉफी पिलानी है पहले पिला दीजिए। और इसके अंदर अनिल जी स्टॉक तो बिल्कुल आपने सही मेंशन करा, टाटा कॉफी ही स्टॉक बेटर लगता है। स्टॉक में करेक्शन भी देखने को मिल चुकी है, पिछले 3 दिनों के हाइस के ऊपर निकला हुआ है। तो इस सेगमेंट से अगर ट्रेडिंग के नजर से कुछ खरीदना है तो टाटा कॉफी के साथ जाएंगे। 222 का स्टॉप लॉस है, 238 240 का टारगेट है। तो कुणाल जी को शाम को आपने कॉफी पे बुलाया, कुणाल जी के साथ हमारी हार्दिक सहानुभूति है। कुणाल जी मेहनत करते कि कुणाल जी की भी गलती है इसमें कि थोड़ी मेहनत करते, थोड़ा एफर्ट्स लेते तो बेहतर ऑप्शन मिल सकता था। लेकिन अब नहीं की मेहनत तो अब आपको बंसी जी के साथ ही पीनी पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल टाटा कॉफी एंजॉय कीजिए चार्ट्स पर। ये है आपके लिए 3% की बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है टाटा कॉफी में। तो टाटा कॉफी, सीसीएल प्रोडक्ट्स, इन दो को फायदा है। टाटा कंज्यूमर तो दोनों ही तरफ है, उगाते भी हैं कॉफी तो बेचते भी, तो उनके लिए ज्यादा फायदा नहीं है। करेक्ट। आइए 2:45 से कुछ ज्यादा हो चुके हैं। आइए वक्त है बसीन साहब से मुलाकात करने का। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर आपका पहले तो शुरुआत करें उससे पहले एक बार जल्दी से आपसे अपडेट्स ले लिए जाएं, बताएं सर। तो अपडेट अनिल जी, आपको याद है लास्ट वीक से मैं बोल रहा था टेक्नोलॉजी आउट परफॉर्म करेगा। टेक महिंद्रा, इन्फी, टीसीएस, विप्रो सारे आज के लीडर्स हैं। कल आपको विप्रो यूपीएल दिया था 772 पे 795 का टारगेट 786 हिट कर गया। और सुबह आपको इंडिगो दिया था, वो 2320 वाला 2365 बिक गया। अभी भी बोल रहा हूँ 2420 जाएगा। उसके साथ मेरा बाय था एचडीएफसी बैंक। और मैं अभी दावे से कहता हूँ बैंक्स विल गिव यू द सेम रन विच यू आर सीइंग नाउ इन आईटी। बैंक्स में ओवर पेसिमिज्म है एंड आई थिंक देयर इज नो कॉज ऑफ डिस्पेयर। अब आपके लिए 2 बाय 1 सेल है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। वाले स्टॉक से करें, पहले लेने वाले बता देता हूं अनिल जी। पहला बाय है अशोक लीलैंड। नंबर बहुत फर्स्ट क्लास है, मेरा टॉप पिक रहा है अलॉन्ग विद टाटा मोटर। 149 में लिख रही है, 48, 50, 49 में लीजिए। 44 का स्टॉप लॉस, 155 का टारगेट। दूसरा बाय है लार्जेस्ट बैंक, सुबह एचडीएफसी दिया था, मैं कह रहा हूँ आईसीआईसीआई। सबसे अच्छे रिजल्ट थे, करेक्शन हो गया, 830 से आ गया 775। 775 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 763, टारगेट ऑफ 795। और बेचने में है टाटा स्टील, 1265 में बेचिए, 1265 से 68 में बेचिए, 1288 का स्टॉप लॉस, 1235 का टारगेट। ओके, तो 2 बाय 1 सेल है आपके लिए। अशोक लेलैंड खरीदना है आपको 148 149 की रेंज में, 144 का स्टॉप लॉस, 155 का टारगेट। आईसीआईसीआई बैंक खरीदना है 775 के आसपास, 763 का स्टॉप लॉस होगा आपका, 795 का टारगेट। और बेचना है टाटा स्टील यानी कि टिस्को, यहां पर बिकवाली कीजिए 1265 से 1268 की रेंज में, 1288 1288 स्टॉप लॉस का लेवल होगा और 1235 1235 का टारगेट। टाटा स्टील चली नहीं रहा, रिजल्ट इतने तगड़े रिजल्ट, लाइफ टाइम हाई बेस्ट रिजल्ट आए, लेकिन ढीला है मामला। तो यहां पर आप कर सकते हैं बिकवाली। ये बसीन साहब की राय आपके लिए। तो 3 स्टॉक्स हैं। एक बार मेटल स्टॉक्स पर ही जरा अमृतसर से भी राय ली जाए। अमृतसर क्या हो रहा है मेटल स्टॉक्स में, चल क्यों नहीं रहे इतने तगड़े रिजल्ट्स के बाद? सब न नैल्को चला है, न सेल चला है, न टाटा स्टील चला है, क्या हो क्या रहा सर? मेटल्स इनफैक्ट कमोडिटीज में आई थिंक इट इज मोर लेस स्टॉप्ड आउट। इसीलिए डिस्पाइट इतने अच्छे जो रिजल्ट्स आए टाटा स्टील के, आई थिंक दे वर ऑलरेडी डिस्काउंटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। और लास्ट 1 साल में तो काफी चला है ये, आई मीन ऑल द मेटल स्टॉक्स एंड स्पेशली टाटा स्टील। तो मुझे लगता नहीं कि आगे जाके इन द नेक्स्ट आई मीन 2-3 क्वार्टर्स जो इन्होंने इस बार रिजल्ट दिखाया, आई डोंट थिंक विल सी दैट सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स गोइंग अहेड। क्योंकि लाइक आई सेड, ओवरऑल मेटल्स थोड़े बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं। आई थिंक इट इज पीक्ड आउट, जो हम लोग रन देखा था, आई थिंक दैट इज पीक्ड आउट। तो अभी भी आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम टू एग्जिट मेटल्स। यदि किसी के पास पड़ा हुआ है, आई मीन नैल्को, टाटा स्टील, हिंडाल्को, आई थिंक वन शुड बी बुकिंग आउट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो मुनाफा बुक करने का समय आ गया है। अच्छी रैली हो गई है, पर अब साइकिल में थोड़ी परेशानी दिख रही है यहाँ से आगे जाने की। हालांकि नतीजे इस स्पेस के दमदार रहे हैं, पर दमदार कॉल्स कुछ और हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। पहले बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी।
देखिए, मुझे अशोक लेलैंड बहुत पसंद है और जिस तरीके से वॉल्यूम्स में एकदम से एक स्पर्ट आया है और जो इम्पोर्टेंट हर्डल्स क्रॉस कर रहा है 150 का साइकोलॉजिकल लेवल, उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं 150 में जो ऑप्शन बैरियर है 1 करोड़ शेयर है, 97 लाख टू बी वेरी प्रिसाइज, तो 1 करोड़ शेयर शॉर्ट हो जाएंगे। मेरा मानना है कि इधर से आपको कल के लिए 157, 159 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए, तो आपको अशोक लेलैंड बाय करने की सलाह है। 148.50 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि लगभग 2-2.5 रुपए नीचे है करंट लेवल से। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बेहतरीन बैठ रहा है और ट्रेड सेटअप भी बहुत अच्छा है। तो अशोक लेलैंड, इस पर खरीदारी की राय है। भसीन साहब भी अभी यहीं पर आपके लिए खरीदारी की राय दे रहे थे। स्वागत करते हैं नितिन मुरारका साहब का निफ्टी के निशान में। नितिन मुरारका, गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या करना है आज? 100 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 115, 116 ऐसे मिलती है मुझे। स्टॉप लॉस 75 का होगा और टारगेट करीब 180 के होंगे। मार्केट आज थोड़ी साइडवेज है, कॉल राइटिंग भी हो रही है, मगर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और 18-100 की कॉल ऑप्शन जिसका हाई आज करीब 175-80 का है, वो डिप पे मिल रही है मुझे। तो 115-16 के आसपास लेना है। 75 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 175 से 180 के होंगे। चलिए, तो कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय है निफ्टी का, ये है राय नितिन जी की तरफ से 18-100 का। नितिन जी, बैंक निफ्टी पे कोई व्यू बन रहा है या अभी साइडवेज, क्या लग रहा है सर? बैंक निफ्टी पे थोड़ी प्रेशर है, साइडवेज है, क्योंकि बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि इस वीक में बैंक निफ्टी थोड़ी साइडवेज रहेगी और बैंकिंग सपोर्ट आईटी से मिल सकता है और आईटी में टीसीएस में काफी स्ट्रेंथ है। अब बैंक निफ्टी में थोड़ा एक बाउंस मिल सकता है, बट ट्रेड के ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 2-3 दिनों में ये जो वीकली एक्सपायरी है इसमें आईटी सेक्टर और खासतौर से निफ्टी आउट परफॉर्म करना चाहिए बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में 39,000 पे काफी कॉल राइटिंग है, तो वो एज ए रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर। स्ट्रैटेजी में समझा ही रहे थे, एक बहुत सीमित रेंज में बैंक निफ्टी कमजोर दिख रहा है, निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ है और आईटी भी सपोर्ट कर रहा है। तो नितिन जी की तरफ से 18-100 की कॉल खरीदारी की राय है। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आइए चलते हैं सुमित जी के पास। बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है 960, 961 का भी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज के अंदर मोमेंटम बन रहा है। पिछले 10-15 दिनों की गिरावट के बाद आज स्टॉक के अंदर पहला दिन है जब लास्ट 3 दिनों के हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि आरती इंडस्ट्रीज यहां से 980 का पहला टारगेट और 1000 का दूसरा टारगेट जल्दी ही दिखाएगा। आरती इंडस्ट्रीज के अंदर यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। नीचे के अंदर जो सपोर्ट है 940, 945 के आसपास का है। 940 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करना है। 980 से 1000 रुपीज के टारगेट के लिए 2 से 3 दिन के अंदर ये लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। ये है आरती इंडस्ट्रीज। बहुत दिनों बाद किसी ने खरीदने का मन बनाया इस पे, बहुत समय से दबाव में है। हाँ, बहुत समय से दबाव है। रिजल्ट्स के टाइम से ही लगभग चलो कोई तो खरीद रहा है, लेकिन एक स्पेस है जहाँ किसी को इनविटेशन की जरूरत नहीं, अपने आप लोग खरीद रहे हैं और भर के खरीद रहे हैं, और वो है लॉजिस्टिक कंपनी के शेयर। जो आपका नाम VRL, गति, एजिस, ऑल कार्गो और कौन से हैं, स्नोमैन, लगभग सब जगह, हाँ, TCI एक्सप्रेस, ब्लू डार्ट्स, बड़ी भयंकर तेजी बनती हुई दिख रही। क्यों? अच्छा, बाय द वे, आज सुबह VRS में भी रेडिंगटन था। हाँ, वरिंदर ने उनका भी ये मानना है कि रेडिंगटन भी एक तरह से लॉजिस्टिक कंपनी है। हाँ, IT लॉजिस्टिक कंपनी के सारे मोबाइल फोन एक से दूसरी जगह ले जाने और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। सो IT की लॉजिस्टिक कंपनी भी रेडिंगटन एक तरह से मानकर चल सकते हैं। तो आइए लॉजिस्टिक सेक्टर क्यों फोकस में है बता रहे कुशल बताइए क्या है डिटेल्स। अनिल सर, यहाँ पर सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि जो फेस्टिव डिमांड है ना, उसकी वजह से लॉजिस्टिक्स स्पेस की लगातार आपको डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, और उससे जो ई-वे बिल है, जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वहाँ पर काफ़ी बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। सालाना आधार पर करीब 14.5% की ग्रोथ है ई-वे बिल में, और साथ ही अगर आप मंथ ऑन मंथ भी देखेंगे तो यहाँ पर 8% की दमदार बढ़त आती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली फेस्टिव सीजन की मांग से जो लॉजिस्टिक स्पेस है वहाँ पर बड़ा फोकस है, और अक्टूबर इन पर्टिकुलर यहाँ पर इस महीने में काफ़ी बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन जो हुआ है लॉजिस्टिक्स स्पेस में, उस वजह से कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया
टॉप लाइन बनती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 महीनों से लगातार ई-वे बिल्स में बढ़त का ट्रेंड हमें देखने को मिला है। तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ पैटर्न जो है आपको यहाँ पर ई-वे बिल्स में आता हुआ नजर आ रहा है। और जो ट्रकों की कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, इनफैक्ट वहाँ पर 80 to 85% लेवल्स पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रही है पर ट्रक, वो डेफिनेटली काफ़ी हायर साइड पर हो रही है। साथ ही जो पोर्ट्स लेवल पे जो ट्रैफिक है वहाँ पर भी दमदार उछाल देखने को मिला है, जिसमें जो पोर्ट्स की वॉल्यूम है 7% सालाना और 11% मंथ ऑन मंथ हमें देखने को मिली है। और यहाँ पर सितंबर में जो है सुस्त एक्शन रहा, पर डेफिनेटली अक्टूबर में ये जो वॉल्यूम ग्रोथ है वापस से लौटती हुई दिखी। और यहाँ पर ये मेटल्स ट्रेड में जो गिरावट हुई है उसको लेकर ये वॉल्यूम ग्रोथ है। अगर इसको हटा दे तो डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ मंथ ऑन मंथ और सालाना आधार पर इससे भी ज़्यादा आती हुई नजर आएगी। साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का जो प्रभाव है वो काफ़ी कम हुआ है लॉजिस्टिक्स स्पेस पर, क्योंकि यहाँ पर सपोज पेट्रोल डीजल में 6 से 7% की बढ़त हुई है, तो यहाँ पर इन्होंने प्राइस जो है फ्रेट रेट्स 10% तक बढ़ाते हुए नजर आए। तो क्लियर कट पास ऑन का केस हो रहा है, जहाँ पर इनको इनपुट कॉस्ट या जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो बढ़ने का असर नहीं होता हुआ दिख रहा है और डिमांड भी स्ट्रांग है। तो ये 2 बड़े फैक्टर्स हैं जिस वजह से आपको लॉजिस्टिक्स स्पेस पूरा का पूरा लगातार फोकस में बना हुआ है और आगे भी जिस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेड है ये बना रहेगा। तो लॉजिस्टिक्स स्पेस में आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। आज भी चुनिंदा लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन है और वैसे भी हमने देखा टीसीआई एक्सप्रेस जैसा काउंटर काफी आगे रहा है। टीसीआई में अच्छी मूव है, गति आज सुबह भी इसकी बात हो रही थी। अमृतसर, कोई लॉजिस्टिक्स स्टॉक जो आपको पसंद हो? इनफैक्ट जो नाम आपने अभी कहा है उसमें से मुझे गति और ब्लू डार्ट ये दोनों काफी पसंद है। और क्लियरली जो इंडस्ट्री का बैक एंड है दैट इज क्लियरली अभी लॉजिस्टिक्स, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था, पर लॉजिस्टिक्स इज एक्चुअली अ वैल्यू एडेड सर्विस ऑन ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे मार्जिन्स काफी हायर है। और आई मीन रिसेंटली वी हैव बीन ओनली टॉकिंग ऑफ लॉजिस्टिक्स एज फार एज द ऑनलाइन बिजनेस इज कंसर्न्ड, पर अभी पूरी इंडस्ट्री डिपेंड कर रही है लॉजिस्टिक्स पे। तो पूरी इंडस्ट्री में अच्छा एक्शन आ रहा है। आजकल ऑनलाइन में बहुत सारे हो रहे हैं, ऑनलाइन अमेज़न और बाकी सारे फ्लिपकार्ट, उन पे काफी हो रही है पूरा लॉजिस्टिक्स का। बल्कि एक रिपोर्ट आई थी कुछ समय पहले, अब तो खैर फेस्टिव सीजन का प्रेशर खत्म हो गया है, अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने सारे ट्रक्स बुक कर दिए थे। आप शॉपिंग करते हो अमेज़न पे कुशल? यस सर। अच्छा, बाकी एक मिनट जरा, ये आप तो नए जमाने के लोग कि जरा पुराने लोगों को पूछते हो, देखे कौन कौन करता है आप में से, कौन कौन करते हैं? अब खाली ये नए जमाने का बताने के चक्कर में हाथ मत खड़ा कर देना, आगे करते तो ही बताना है। ये हाँ कुणाल जी ओके, हम सब बाकी लोग नहीं करते। मैं भी नहीं करता ना, मेरे से होते नहीं। वो आदत पड़ी हुई, जूता जब तक पहन के चल के नहीं देखें, 3-4 चक्कर नहीं मारे शोरूम में, तब तक समझ में नहीं आता कि कैसा है। जूते का तो खैर जूते में तो एक छोटा एक बड़ा लगता है हमेशा मुझे ऐसा लगता है, सेम साइज का भी। ट्रस्ट वो नहीं, कपड़े भी जब तक वो पहन के वो तो आदत ही नहीं है हमारी। तो फिर क्या है, मेरे बच्चों ने मुझे समझाया, यार पापा क्या है, मंगाओ ना, नहीं पसंद आया वापस रिटर्न हो जाता है। मैंने कहा कितने भी? बोला हाँ कितने भी। तब समझ में आया अमेज़न पैसा बनाए नहीं बनाए, लॉजिस्टिक वाले बनाएंगे बहुत ज्यादा। ये पक्का बनाएंगे, हमारे जैसे लोगों की वजह से ज्यादा बनाएंगे। नहीं समझ आया तुरंत भेज दो, नहीं यार थोड़ा बराबर नहीं लग रहा, वापस भेज दो। तो ये तो मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ, अगर मुझे नहीं समझ में आता चलो ठीक है। तो ये जो फ्री रिटर्न पॉलिसी है ना, इसका फायदा लॉजिस्टिक कंपनियों को जमकर हो रहा है, इसमें कोई डर है ना बंसल जी? ऐसा ही है? बिल्कुल अनिल जी ऐसा ही है। और अनिल जी मैं भी नए जमाने का हूँ, मेरा आपने उठा हाथ नहीं देखा अनिल जी, और बिल्कुल अब तो चेंज भी होता है। और अनिल जी खास बात क्या है, जो अनिल जी आप जूते की बात कर रहे हैं ना, जो मतलब कि मॉडल शोरूम पे नहीं मिलता वो ऑनलाइन मिलता है और आराम से अनिल जी चेंज होता है। और पीछे मैंने तो अनिल जी तब ऑर्डर करे थे जब आप मानसी ने बताया था ऑन एयर कि वो फेस्टिव डिस्काउंट चल रहा है। तो ऐसे अनिल जी डिस्काउंट, फेस्टिव डिस्काउंट्स मतलब कि अच्छे ब्रांड्स पर शोरूम पे नहीं मिलते हैं जो ऑनलाइन मिल रहे हैं अनिल जी। अरे इसमें इतना मॉडल वॉडल क्या करना है? जूता बंसल जी पैर में तो पहनना है, कौन सा गले में टाई की तरह लटकाना है? कैसा भी हो अच्छा कंफर्टेबल होना चाहिए। मॉडल को क्या करोगे आप? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बंसल जी का इशारा समझिए। अनिल जी कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारे ऐसे रंग बिरंगे कपड़े हैं अनिल जी, जिनको खुद जाकर स्टोर पर खरीदने में थोड़ा संकोच होता है अनिल जी, वो चीजें भी ऑर्डर कर लेते हैं अनिल जी। वंडरफुल, क्या बात है, वेरी नाइस। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ भी हो, लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए अच्छा समय इन सब के चलते तो बड़ा एक्शन लॉजिस्टिक कंपनियों में होता दिख रहा है। जितनी जितनी ई कॉमर्स पर और ऑनलाइन सेल्स बढ़ रही है उसका फायदा होता दिखाई दिया।
बिल्कुल, और ज़बरदस्त एक्शन आया है इन स्टॉक्स में। आज भी आप देख रहे हैं अच्छी मूव आती हुई दिखेगी इस स्पेस पर। अदानी एंटरप्राइजेस पर भी रखें नज़र, 2.5% ऊपर इस समय ये काउंटर आपको आते हुए दिखा है। मूव वहाँ पर भी आपको बनती हुई दिख रही है। पर आइए कुछ और स्पेसेस जहाँ पर आपको अच्छा एक्शन इस समय बन रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में एक बाउंस बैक आया है आज, देखना पड़ेगा ये सस्टेनेबल है कि नहीं। बट सुमित जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पिछले हफ्ते थोड़ा सुस्त था, आज एक्शन में आ रहा है, 2% ऊपर इस समय। कोई ट्रेड बनते हुए दिखता है सर? दीपांशु, पोजीशन ट्रेड लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में पोजीशन ले और होल्ड करें। स्टॉक के अंदर साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। जल्दी इसके अंदर ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 2350 का लेवल जैसे ही टूटेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर, तो फिर ऊपर में 2450 से लेके 2500 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में गोदरेज प्रॉपर्टी में देखने को मिलेंगे। और पोजिशनल टारगेट तो इसके और भी ऊपर के होंगे। तो जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। नीचे में 2250 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में 2450 2500 तक के लेवल तो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिलने चाहिए। तो ये है आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिसमें आप बढ़िया एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। पोजिशनल बेसिस पर जैसा सुमित जी ने कहा, ज्यादा बेहतर रहेगा। फिनोलेक्स केबल्स, कुणाल जी जरा इसका चार्ट देखें, 10% ऊपर इस समय फिनोलेक्स केबल्स आ रहे हैं। पिछले हफ्ते भी हमने कुछ अनाउंसमेंट्स के बाद स्टॉक को एक्शन में देखा था, पर आज की मूव और बड़ी आती हुई दिख रही है। सर क्या चल रहा है इस चार्ट में, कोई ट्रेड आपको दिखता है इस पे? देखिए, सुपर चार्ट है दीपांशु, लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है और आज एक बहुत ही दमदार बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। अभी देखिए लगभग 10% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है, तो इन स्तरों पर बिल्कुल खरीद कर सकते हैं क्योंकि एक बड़ा ब्रेकआउट है। थोड़ा कूल ऑफ हो जाए तो और भी बेहतर अवसर होगा खरीदारी का, और मुझे लगता है इवेंचुअली स्टॉक 600 रुपए के लेवल्स दिखाएगा, तो हर डिप में बाई कराए। ओके, तो हर डिप में बाई की राय है। फिनोलेक्स केबल से हमें अच्छा एक्शन है। अमरीश सर, आप ट्रैक करते हैं इस काउंटर को? फिनोलेक्स केबल्स इन पर्टिकुलर इस स्पेस में सबसे ज्यादा एक्टिव रहा है सर ये? इनफैक्ट ये स्पेस ट्रैक करता हूं, और बिकॉज बीइंग अ कंस्ट्रक्शन एंसिलरी और रियल एस्टेट में रिकवरी आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी काफी अच्छा है, और इसमें इनफैक्ट केबल्स यूज होते हैं, और बिकॉज ऑफ विच वी हैव सीन दैट दिस सेक्टर हैज डन एक्सट्रीमली वेल इन द लास्ट स्पेशली 12-15 मंथ्स। और मुझे लगता है कि ये जो रिकवरी हमने देखा है, आई थिंक दिस विल कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर द फोर्सेबल 3 to 5 years। तो विजिबिलिटी काफी अच्छा है इस सेक्टर के लिए, एंड फिनोलेक्स केबल्स आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट बाइज इन दैट स्पेस। ओके, तो ये है आपके लिए फिनोलेक्स केबल। 10% का बड़ा उछाल आता हुआ दिखा, क्या भागा है 2 हफ्ते में 25%, बढ़िया मूव है। वो 350 400 नहीं, 400 नहीं, 400 450 पर आकर अटक गया था। 450 से अभी रिसेंटली ब्रेकआउट। हाँ, जो ब्रेकआउट हुआ है गजब वाला हुआ है। चलिए आइए, वक्त है बैन से बेनिफिट का। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताइए आशीष जी। सर फिलहाल 8 है ना? हाँ, वो तो हमको पता है, उसके आगे क्या? बाहर कोई नहीं आ रहा है, लेकिन गिनती बढ़ जाएगी। अच्छा, वेरी गुड। एक स्टॉक ऐसा है जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 95% के आंकड़े को क्रॉस कर गई है। मनापुरम IRCTC है। अच्छा, हाँ फिर से वापस आ गया, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से क्रॉस नहीं हुई, बॉर्डर लाइन पर है। 95.87 प्रिसाइजली, 96% भी हुई। जो नहीं चाहता है कि बैन में आए, अपनी अपनी पोजीशन जल्दी जल्दी खाली करो, आधा घंटा बचा है। क्यों? 95 के ऊपर तो बैन में आ जाएगा। समय बचा हुआ अभी। तो वो स्टेशन के बाहर आउटर सिग्नल पे IRCTC की ट्रेन है ना, वो आ गई तो आ गई, नहीं है तो नहीं। ठीक है, तो IRCTC और कोई स्टॉक ऐसा है नहीं जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल 95% के आंकड़े के ऊपर हो, और बाहर तो आने का किसी का संभावना ही नहीं है। सबसे कम मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट भी आप देखें तो PNB के है 82.5%, तो बाहर आने के चांसेस तो ना के बराबर है। एंट्री की संभावना नजर आ रही है IRCTC की। चलिए, IRCTC के एंट्री होने की संभावनाएं इस वक्त ज्यादा दिख रही, तो इस पर करिएगा फोकस। चलिए, ये है आपके लिए। आइए, कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपनी पिक ऑफ द डे के साथ, कल का काम आज। बताएं सर। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है हमारा अदानी इंटरप्राइजेज, और कारण इसका यह है कि जो अदानी समूह के लिए नेगेटिव न्यूज आई थी, स्टॉक गिरे थे, तो उन वाले लेवल्स को अदानी इंटरप्राइजेज ने काट दिया है। नई टेरिटरी में स्टॉक की एंट्री हो रही है, अनचार्टेड टेरिटरी में आ रहा है, तो फ्रंटलाइन स्टॉक है। अदानी इंटरप्राइजेज पे खरीदारी की राय। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। आज सवेरे भी पिक ऑफ दिस वीक में भी मैंने इस पर चर्चा की थी अनिल जी, लेकिन अब जिस तरह का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, डेफिनेटली बीटीएसटी करके जाना चाहिए। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें 1715 रुपए पर, 1715 पर स्टॉप लॉस रखें और 1790 का एक टारगेट होगा पहला, और 1790 पार हुआ तो 1825 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। अडानी में खरीदारी की राय, अदानी एंटरप्राइजेज में खरीदारी की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। स्टॉक मोमेंटम में आ रहा है। अदानी पोर्ट्स पर भी हमने थोड़ा एक्शन देखा था, पर आईआरसीटीसी की बात चल रही थी, हालांकि बैन में आने की तैयारी में है। बट अमरीश सर, आईआरसीटीसी पर कोई राय? 800 के पास स्टेबल होकर अब 900 के लेवल्स आ गए हैं। आज ही खबर आई थी कि रेलवेज जो प्री कोविड शेड्यूल था अब वापस लौटने की तैयारी में है, तो कुछ 1700 एडिशनल ट्रेन भी हैं जो अब वापस ऑन ट्रैक आ जाएंगी। आईआरसीटीसी को अब कैसे देखना चाहिए सर? आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस न्यूज आज हम लोगों ने ये स्टॉक ऊपर देखा है, पर इन द लास्ट मंथ एंड हाफ काफी लोगों ने लॉसेस किए हैं क्योंकि उन्होंने हायर लेवल पे लिया था। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ विच एट एवरी लेवल हम लोग देखेंगे कि सेलिंग प्रेशर आएगा, तो इट मे नॉट बी अ फ्री रन। आज जो हम लोगों ने उछाल देखा है, तो यहाँ से और भी ऊपर जाना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पॉसिबली इट कैन मूव अप एज 4-5%, पर उससे ज्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे। चलिए, तो 4 से 5% की मूव और आ सकती है, पर फिर वहां से डिफिकल्ट लग रहा है कि कुछ एक्शन बनते हुए दिखे। आईआरसीटीसी आज एटलीस्ट आज आपने अच्छी मूव दिखी है। 900 के लेवल भी स्टॉक ने छुए हैं। काफी लंबे समय बाद स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में एक्शन में, बट पूरी पॉसिबिलिटी है कि वायदा कारोबार के बैन में आ जाएगा। एक स्टॉक जहां पर एक ब्रेकआउट आ रहा है, कैनफिन होम्स। रियल एस्टेट और रियल एस्टेट से जुड़े स्टॉक्स की अभी बात चली रही थी, और रियल एस्टेट लेंडर है कैनफिन होम्स। किरण जी, जरा इसका चार्ट देखें। अभी अभी मूव आया है, कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी सर? दीप, पहले बिगुल बजवाइए। मैंने अभी हाथ ऊपर कैनफिन होम के लिए किया था। चलिए, बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं सर। परफेक्ट स्पॉटिंग था दीप, और कैनफिन होम बाय करने की सलाह है। इधर से बड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी। मेरे टारगेट 695 से लेके 700 के रहेंगे, जो कि कल ही देखने को मिलेंगे। और इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस 10 रुपए नीचे है, तो मेरा मानना है कि 658-59 का स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाई जाए, और 700 के आसपास आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वहीं पे स्विंग टॉप्स है, तो मेरा मानना है कि अगर ये 700 के ऊपर की क्लोजिंग कल देखने को मिलती है, तो एक नए दायरे में ट्रेड करता नजर आएगा, और जो दायरा है वो काफी बड़ा होगा। मुझे लगता है फिर 700 के ऊपर की क्लोजिंग ये चार्ट का पैटर्न बदल देगी, और टारगेट्स फिर उसके बाद लगभग 770, 780 ये इतने बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। तो अभी स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। जैसे ही स्टॉक ऊपर जाता है, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है, और 700 के ऊपर की क्लोजिंग पे एग्रेसिव होना है। 700 के ऊपर की क्लोजिंग पे अग्रेसिव होना है, वहां से 10% की और मूव आ सकती है। बट फिलहाल 695, 700 का टारगेट इस पर रखें, और आपका पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हैं वागले साहब भी, क्योंकि उनका भी कॉल इसी पर है। वागले साहब, बताएं सर। दीपांशु, मेरा मानना यह है 700 तक जाना चाहिए, 695 to 700 शायद कल के दिन में ही, क्योंकि मोमेंटम वाला स्टॉक है। जब पकड़ता है बहुत फास्ट मूव आता है, तो यहाँ पर आप बाय करके चले। आपका स्टॉप लॉस 665 का होना चाहिए, और 690, 695 तक के टारगेट्स 1 से 2 दिनों का टाइम है। बिल्कुल, तो कैनफिन होम्स नजर रखिए इस काउंटर पर। अभी अभी एक अच्छी मूव इस पर आपने बनती हुई देखी है। एक और स्टॉक जिस पर अच्छी मूव बनती हुई देखी है, IGL। दिल्ली में गैस के दामों में बढ़ोतरी भी हुई है। आज सुबह हम इसके बारे में बात कर भी रहे थे, वहां से एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। IGL पर भी एक मूव है। एक और स्टॉक जो यूजुअली ट्रेडिंग के समय ज्यादा डिस्कस नहीं होता है, पर आज थोड़ा एक्शन में है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स। सुमित जी, जरा इसके चार्ट देखें। 477 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, 2% ऊपर आज। कुछ तो एक्शन है, यूजुअली डिस्कस नहीं होता है, बट चार्ट पर कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है सर। स्टॉक साइडवेज है। पिछले 2-3 महीनों से जो रेंज में चल रहा है, वो रेंज बनी हुई है नीचे में 450, 460 की, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो है 495, 500 तक का। तो ये सपोर्ट को टेस्ट करके, लोअर चैनल को टेस्ट करके ऊपर का मूव दिखाने का शुरुआत कर रहा है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट स्टॉक यहां से ऊपर में 495 रुपए से लेके 500 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में दिखा दे। इतनी ही रेंज, इतना ही मूव समझ में आता है, खरीदारी कर सकते हैं 495 से 500 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 495, 500 के टारगेट के लिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स यूजुअली डिस्कस नहीं होता है, पर आज एक्शन में अच्छा दिख रहा है सर। एक्शन में हॉस्पिटल से सारे बहुत ज्यादा सारे प्राइसेस के लिहाज से, शेयरों के दाम के लिहाज से नतीजा है। अपोलो हॉस्पिटल के नतीजा है फोर्टिस हेल्थ केयर के। सुबह आपने डॉक्टर आशुतोष रघुवंशी को सुना, फोर्टिस हेल्थ केयर के गजब के कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट
देखो क्या मतलब, और जो वो एक्सपेंशन की बात कर रहे थे। एक्सपेंशन के प्लान में पकड़ लिया एकदम, मैंने कहा पूरा फोकस एक्सपेंशन पे आप देखो, है पूरा फोकस है, बिल्कुल, है ना, उससे अंदाजा लग जाता है कि मैनेजमेंट क्या कहना चाहता है आपको। तो देखो, ओ 18 रुपये ऊपर, जिनके हाई पॉइंट के आसपास 7% मजबूत। अच्छा, अपोलो हॉस्पिटल का भी यही हाल है। ये आप देखो, महीने भर पहले अपोलो हॉस्पिटल चल रहा था 41 रुपये। मुझे याद है अच्छे, जो वो गिरा था ना उस समय 4041 रुपये के आसपास। यार दिखाओ जरा एक बार महीने भर का चार्ट, आया ना 4100 के आसपास। मेरी दूर की नजर थोड़ी है, इतने 4050 का लो था। लेते हो आप? अच्छा, 4050 का लो, 4050 बराबर, इतना याद है, 4100 के आसपास, वहां से 5000 रुपये बढ़ा है एक महीने में, यानी कि 25%। देवांशी बता रही है अपोलो हॉस्पिटल पर तेजी की वजह, बताएं देवांशी, और ब्रोकरेज क्या करें? बिल्कुल अनिल जी, जैसे कि आपने कहा कि इस बार के अगर आप नतीजे देखें तो बहुत ही ऐसी कम कंपनीज हैं जिनके मार्जिन्स में बढ़ोतरी हुई है, और दूसरा जिन्होंने इतने कॉन्फिडेंटली केपेक्स करने की बात बताई है। हॉस्पिटल्स ये एक सेक्टर है जहां पे हमने देखा है कि लगातार बेड्स जोड़ने की बात होती हुई दिख रही है, और इसके साथ ही इस बार क्योंकि नॉन कोविड केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उनकी जो सर्जरीज हैं उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे आपको जो कामकाजी मुनाफा और मार्जिन हैं उसमें आपको शानदार बढ़त होती हुई दिख रही है, और इसी के चलते आपको सारे हॉस्पिटल कंपनीज पर आज फोकस बनता हुआ दिख रहा है। अपोलो हॉस्पिटल की पर्टिकुलरली बात करें तो सबसे पहले तो जो नतीजे आते हुए दिखे वो काफी शानदार थे। कामकाजी मुनाफा इस बार आप देखिए करीब 2 गुना होता हुआ दिखा है, 300 करोड़ से बढ़कर 615 करोड़ पर, और साथ ही जो मुनाफा है वो भी अनुमान से बेहद मजबूत आता हुआ दिखा है। इस बार 248 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नंबर्स देखें, अनुमान से बेहद मजबूत आते हुए दिखे हैं, और रीस्ट्रक्चरिंग के बाद अब आप देखिए कंपनी का जो फोकस है वो लगातार 3 अलग अलग सेगमेंट्स पे होता हुआ दिखा है, और सबसे ज़्यादा अब उनके हॉस्पिटल्स जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि इनके मार्जिन से आज जो रेवेन्यूज़ हैं वो कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इनके जो नए हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से भी आय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आता हुआ दिख रहा है, और आने वाले समय में बढ़ता हुआ दिखेगा। न्यू हॉस्पिटल्स का जो कामकाजी मुनाफा है वो पिछले साल 40 करोड़ था, जो कि इस बार बड़ा है 128 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, तो एक बड़ा जंप है। इसके साथ ही आप देखिए इनके जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड होता है उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, क्योंकि अब तक ऑक्यूपेंसी लेवल्स आ रहे थे कोविड से, लेकिन वो ज्यादा चार्ज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि प्राइसिंग प्रेशर था, लेकिन अब वो हटता हुआ दिखा है, तो मार्जिन्स में बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। जो वॉल्यूम्स है वो तो बड़े हैं पेशेंट के। इसके साथ ही आप देखिए जो कमेंट्री है वो बेहद पॉजिटिव होती हुई दिखी है। इनका कहना है कि आने वाले 3 साल में 800 से लेके 1200 बेड्स सिर्फ दिल्ली और मुंबई में जोड़ते हुए दिखेंगे, और आप देखिए इनके जो डायग्नोस्टिक स्पेस है, फार्मेसी स्पेस है, वहाँ पे भी लगातार वो ऑफलाइन स्टोर्स ऐड करते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही जो एवरेज टिकट साइज होती है उसमें भी बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी, तो बेहद पॉजिटिव कमेंट्री थी। इसके साथ ही ब्रोकरेज हाउस की राय भी यहाँ पे पॉजिटिव आती हुई दिखी। CLA से 5100 तक के टारगेट्स दे रहे हैं, और क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग के साथ 5800 तक के टारगेट्स फिलहाल देते हुए दिख रहे हैं। तो इन ऑल सारे हॉस्पिटल स्पेस फोकस में, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल 10% तक की तेजी सबसे बड़ा नाम इस स्पेस में। हाँ। दीपांशु, एक और स्टॉक आप देखिए इंद्रप्रस्थ मेडिकल, क्योंकि रिलेटेड स्टॉक है तो यहाँ पे भी तेजी होती हुई दिख रही है। बिल्कुल, तो पूरे हॉस्पिटल स्पेस में SIP स्टॉक है हमारा, SIP स्टॉक है हमारा। कितना हो गया? 78 रुपये। ओके, 40 बढ़िया है, बढ़िया एक्शन सर। पूरे स्पेस में आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। नजर रखते हैं इस स्पेस पर। जय ठक्कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या करना है। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लुपिन दिया था, मॉर्निंग में पिक ऑफ द वीक बायोकॉन दिया, फिर बाद में सिप्ला दिया जाते जाते, एंड अब मैं कैडिला दे रहा हूँ, बिकॉज फार्मा पे बहुत ही व्यू क्लियर था, और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम स्टॉक स्पेसिफिकली बाकी है। 490 का कॉल खरीदे आप कैडिला का, 12 रुपए 65 पैसे 13 रुपए ये रेंज में मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको दीप लगाना होगा 8 रुपए 50 पैसे का, लगभग 4 पॉइंट का आपको अप्रोक्सीमेटली एक रिस्क रहेगा। और अगर आप देखें तो 4400 के आसपास का रिस्क बनेगा, बिकॉज 1100 का लॉट है, तो छोटा सा रिस्क है, इसीलिए मैं ये दे रहा हूँ कैश के ऑप्शन में, बिकॉज रिस्क छोटा सा है। ऊपर में जो इसके फर्स्ट टारगेट दीप बनेंगे वो है 18 रुपए के, सेकंड टारगेट बनेंगे 22 के, 18 एंड 22 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदना है कैडिला का। 490 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। जो हिसाब से निफ्टी फार्मा इंडेक्स में ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है, और दीपांशु मैंने मॉर्निंग में भी कहा कि 14,150-200 ये लेवल्स निफ्टी फार्मा इंडेक्स में देखने मिल सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कैडिला में देखने मिल रहा है, बेस कंसोलिडेशन, बेस ट्रायंगुलर पैटर्न
यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है, काफी ओवरसोल्ड है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। 505 510 तो इजीली हो जाना चाहिए, 510 तक इनफैक्ट मैं कहूंगा कि इसका स्पॉट लेवल हो जाना चाहिए, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 20 रुपए हो जाएगी। 1822 ये दो टारगेट्स के लिए खरीद के चल सकते हैं। कैडिला हेल्थ केयर का 490 का कॉल ऑप्शन, 490 का कॉल ऑप्शन खरीद के जाएं, 13 रुपए पे मिलेगा। 18 और 22 के टारगेट, 8.5 का लगाना है स्टॉप लॉस। तो एक और फार्मा स्टॉक आपकी लिस्ट में शामिल होते हुए दिख रहा है, जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। पूरे फार्मा स्पेस में ही आज आपको अच्छी मूव दिखेगी और बाजार का सहारा भी बन रहा है। मेट्रोपोलिस ये सुबह से इग्नोर हो गया, बट इस पर भी एक अच्छी मूव आई है। बंसल जी, मेट्रोपोलिस का चार्ट देखें, थायरोकेयर में भी आज हमने नतीजों के बाद 10% का मूव देखा है। मेट्रोपोलिस पर क्या राय है? देखिए दीपांशु, मेट्रोपोलिस में तो एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो जिनके पास है क्लियरली होल्ड करें। इन स्तरों पर भी नई खरीदारी की राय है, खरीदारी करके चलना चाहिए। 3290 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 3360 3365 के टारगेट्स बैठते। तो ये है आपके लिए मेट्रोपोलिस। एक और हेल्थ केयर से जुड़ा काउंटर, बल्कि वायदा कारोबार के टॉप शेयर्स अगर आप देखें तो अपोलो हॉस्पिटल्स, लॉरस लैब्स, मेट्रोपोलिस और सिंजीन, ये टॉप 4 हैं। वहां पर बायोकॉन, यहां पर भी लंबे समय बाद आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है, इस पर भी रखनी है नजर। बायोकॉन, आई थिंक इसकी बात आज सुबह भी हमारे साथ हो ही रही थी। लंबे समय बाद बायोकॉन भी रिकमेंडेशन लिस्ट में आपको आते हुए दिखा था। इनफैक्ट जय की तरफ से ही कॉल था बायोकॉन पर भी। जय, जरा बताएं, बायोकॉन आज पिक ऑफ द वीक में आपने रेकमेंड किया था, 380 के टारगेट्स की बात करी थी, फिलहाल 360 के ऊपर है बायोकॉन। बिल्कुल दीप, जैसे मैंने कहा कि फार्मा स्टॉक्स पे मेरा व्यू पॉजिटिव है। इनफैक्ट बायोकॉन ब्रेकआउट आया नहीं था, बट मैंने यही एंटिसिपेट कर लिया था कि इसमें ये देखने मिलना चाहिए, बिकॉज जो हिसाब से फार्मा इंडेक्स प्लेस है, फार्मा स्टॉक्स प्लेस है, मुझे इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा था दीपांशु, और मुझे अभी भी लग रहा है कि इसमें लगभग 380 तक के लेवल्स हमें अभी भी देखने मिल सकते हैं। जिन्होंने भी आज खरीदा है, इनफैक्ट 4.5% ऊपर है, जिन्होंने भी खरीदा है ये स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं 354 पे, 354 पे, 354, 356, ये जो लेवल्स है अब ये इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट है। 380, 390 ये लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं दीपांशु। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो प्रीवियस, क्योंकि जो हिसाब से ब्रेकआउट आया अभी कोई रेजिस्टेंस बन नहीं रहा है खास 380, 390 तक, तो अभी भी बने रह सकते हैं, इसमें अभी भी बने रह सकते हैं आप बायोकॉन में। पिक ऑफ द वीक के तौर पर जय ने दिया है, पर आज ही एक बढ़िया मूव इस काउंटर पर आपको आती हुई दिख गई है। बट आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, बाजार एकदम सीमित दायरे में रहे हैं पिछले 2.5 घंटों से। क्या करके जाना है कल के ट्रेड के लिए, जानते हैं अनिल जी से मार्केट स्ट्रैटेजी में। कुछ भी एक्शन इस समय नहीं हो रहा है भारतीय बाजारों में, बट डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर हैं। हालांकि परसेंटेज वाइज हल्की बढ़त है, आज सुबह सुस्त थे, तो वहां से देखेंगे तो करीब करीब निचले स्तरों से 100 पॉइंट्स रिकवर है, 65 पॉइंट ऊपर, 1/4% नैस्डैक। यूरोप में भी ठीक ठाक कारोबार है, लेना चाहिए 18,110 पर निफ्टी, और अगर कल नीचे मिले थोड़ा तो और ऐड करने की जगह रखें। 17,975 का स्टॉप लॉस होगा, 125 पॉइंट नीचे, वापस से 18,150, 18,200 के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। होल्ड करें। बैंक निफ्टी पे नोटा, बैंक निफ्टी नोटा, हाँ, ना तेजी का व्यू है ना मंदी, तेजी का जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा, और मंदी जैसा अभी जब तक अब वापस से नीचे के लेवल ना आए तब तक मंदी भी 38,500 और 39,000 के बीच में क्लोजिंग बेसिस पे फंसा हुआ है। या तो 38,500 के नीचे बंद होगा तो शॉर्ट, 39,000 के ऊपर बंद होगा तो लॉन्ग साइड पे फिर से सोचेंगे। तो बैंक निफ्टी पे नोटा है, निफ्टी जरूर ठीक है, तो निफ्टी पे खरीदारी कर सकते हैं, अगर है तो होल्ड करें, और नहीं तो कल सुबह भी लें तो कोई ऐसा हर्ज नहीं, लेकिन अगर है तो होल्ड करें। और अगर आपकी हिम्मत है कि कल अगर 50-75 नीचे खुले तो और ले सकते हैं, तो लेके जाना चाहिए, तो लेकर जाना चाहिए। क्लियर है सर। तो ये है आपके लिए निफ्टी पर ट्रेड अभी भी बंद है, खरीदारी का एड ऑन डिप्स, बट बैंक निफ्टी पर नोटा रहेगा। बिल्कुल किरण जी, बताएं किरण जी। दीप, ये थोड़ा स्पेशल कॉल रहेगा, और बाय करना है जी लिमिटेड। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, ये इन सारे दर्शकों को एक गुजारिश रहेगी कि ये स्ट्रैटेजी पूरी सुन लीजिए, उसके बाद ट्रेड लेना चाहिए। मैं अभी 50% बाय करने की सलाह दे रहा हूं 326-2650 के आसपास, और रिमेनिंग 50 330 के ऊपर के लेवल्स पे बाय करनी है।
मेरा मानना है कि ये बड़े बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है और मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं जिस तरीके से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 330 का वो टूटा नहीं है, पर जिस तरीके से वॉल्यूम्स के साथ फॉलिंग ट्रेंड लाइन टूटी है, मेरा मानना है कि ये बड़े टारगेट्स और ये पूरे नवंबर सीरीज के लिए रहेगा। मेरे टारगेट्स 380 400 ये टारगेट्स रहेंगे और आपका स्टॉप लॉस 320 का है, तो अभी 50% बाय करना है और 330 के ऊपर रिमेनिंग 50%। स्टॉप लॉस पहले 320 ही रहेगा और जैसे ही स्टॉक ऊपर जाता है हम ट्रेल करना चालू कर देंगे, पर टारगेट्स 380 और 400 के टारगेट्स नवंबर सीरीज में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। ओके, तो एक तरह से नई पिक ऑफ द सीरीज बन रही है किरण जी की तरफ से। नजर रखिए 380 400 बड़े टारगेट्स की बात कर रहे हैं किरण जी भी, और एक बार फिर से पूरा सपोर्ट वागले साहब का इस कॉल के लिए भी। वागले साहब बताएं आपका क्या व्यू है जी एंटरटेनमेंट पर? सर दीपांशु, मैंने पिछले हफ्ते में कहा था कि जी में कुछ हो रहा है और ये 400 के ऊपर जाएगा। हालांकि शॉर्ट वाला कॉल गलत हो गया, पहले वो नीचे आ गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, बट अभी वो मूव की शुरुआत है। मैं पूरी तरह से किरण जी के साथ हूँ। ये मेरा कल का स्टॉक होगा। मैं कल इनफैक्ट 329 330 के ऊपर जैसे ही ये निकलेगा, इसमें 20 से 25 रुपए की मूव ये कल आनी चाहिए, जो मैं अभी प्रीएम कर रहा हूँ। अभी 327 है, अभी बाय करके चले। 320 का आप स्टॉप लॉस रखे। कल मुझे लगता है जैसे ये 330 ब्रेक होगा ऐड करे, और मेरा कल का टारगेट 355 टू 358 का होगा और एक 2 से 3 हफ्ते में ये 400 तक जा सकता है। बिल्कुल, तो सिमिलर लेवल्स आ रहे हैं और हाई कन्विक्शन दोनों की तरफ से वागले साहब और किरण जी। कल के लिए 355 358 के टारगेट्स, पोजिशनली 400 वागले साहब को भी आते हुए दिख रहा है और पोजिशनली 400 किरण जी को भी आते हुए दिख रहा है। 320 का लगाएं स्टॉप लॉस। चलते हैं जय ठक्कर के पास वापस। जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, खरीद कर चलना है पुट ऑप्शन टाटा स्टील का 1240 के स्ट्राइक का 33 रुपए 75 पैसे पे मिल रहा है, अभी 33.75 पे मिल रहा है। 24 रुपए का आप रखाइए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस दीपांशु। 3% के आसपास गिर चुका है, तो थोड़ा बहुत भी बाउंस आया तो थोड़ा प्रीमियम कर सकता है, बट देन 24 रुपए का आप लगाइए क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस। यहाँ पे 46 एंड 54 ये जो आपको टारगेट्स देखने मिल सकते हैं, बिकॉज क्लियर कट यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है टाटा स्टील में। काफी समय का एक कंसोलिडेशन नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ है। इंडिकेटर्स मोमेंटम में काफी एक सेल क्रॉसओवर देखने मिल चुके हैं और डेरिवेटिव्स डेटा देखें तो क्लियरली एक शॉर्ट बिल्डअप भी यहाँ पे बने हैं। इवन आफ्टर गुड रिजल्ट अगर ये मूव देखने मिल रहा है तो क्लियरली मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। अब ऊपर की तरफ मेरा ये समझना है कि जब तक ये 1300 के ऊपर बंद नहीं होता, ओवरऑल ट्रेंड टाटा स्टील में नेगेटिव रहेगा। ओनली अबाउट 1300 शायद एक रिवर्सल देखने मिले। फेलिंग टू डू सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में एक बहुत ही बड़ा कट देखने मिल सकता है। नियरली अराउंड 1180 1160 के लेवल्स पोजिशनली भी देखने मिल सकते हैं। तो एक बड़ा एक कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन टिस्को में देखने मिला है, इसीलिए इसका 1240 स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीद के चले। बिल्कुल, तो ब्रेक डाउन है टाटा स्टील में। जय की तरफ से पुट खरीदने की राय है। थोड़ी देर पहले भसीन साहब भी यहां पर आपके लिए शॉर्ट कॉल देकर गए हैं। बिल्कुल, सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, 329 का अभी भाव चल रहा है, बाय का स्टॉक है। बीटीएसटी या 1-2 दिनों के तौर पे स्टॉक को ले सकते हैं। क्लोजिंग आवर्स में इसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक पिछले 7-8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज एक मोमेंटम दिखा रहा है और स्टॉक अब लग रहा है यहां से ऊपर का मूव दिखा सकता है। 340 रुपए से लेकर 350 रुपए तक का मूव इसके अंदर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलना चाहिए। 320 रुपए 317 रुपए नीचे में स्टॉक का सपोर्ट है, तो 317 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। 340 रुपए से लेकर 350 रुपए तक का मूव 1-2 दिनों के अंदर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 340 350 का टारगेट हिंदुस्तान जिंक। तो ये इंटरेस्टिंग है, एक मेटल पर बिकवाली की राय और एक मेटल पर खरीदारी की राय। हिंदुस्तान जिंक, बंसल जी से धन्यवाद मिलेगा इनको, बहुत तगड़ा वाला। अच्छा। बंसल जी का पिक ऑफ द डे था ना 340 के टारगेट के लिए, तो बंसल जी तो धन्यवाद देंगे। आज देखिए सुबह शुरुआत ही हिंदुस्तान जिंक की कॉल के साथ हुई, ये मेरे ख्याल से दिन का आखिरी कॉल ही होगा ऑलमोस्ट। तो आखिरी कॉल भी हिंदुस्तान जिंक खरीदारी करने की राय। बंसल जी प्रसन्न है आप? अनिल जी अति प्रसन्न है और सुमित जी आपको हार्दिक धन्यवाद है मेरी तरफ से। ओके, तो ये है हिंदुस्तान जिंक पसंद आता है। कमजोर मेटल स्पेस में एक ही मजबूत शेयर है
हिंदुस्तान से, राइट? बिल्कुल सर। चलिए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ें और बढ़िया एक्शन आज आपको स्टॉक स्पेसिफिक दिखाए, ना कि इंडेक्स स्पेसिफिक। इंडेक्स में एकदम सपाट, बल्कि 18,100 के जस्ट नीचे इस समय निफ्टी आते हुए दिख रहा है 5 पॉइंट्स की गिरावट के साथ। पावर ग्रिड आज का सरप्राइज टॉप गेनर रहा, जहां तक पूरे निफ्टी पैक का सवाल है, पर पूरा सहारा आज डिफेंसिव से आया, स्पेशली एफएमसीजी और फार्मा। सिप्ला 2.5% ऊपर, आईटीसी बड़ी गेन इस पर आती हुई 2-2.5% ऊपर, ब्रिटानिया, एचयूएल, नेस्ले यहां पर भी आपने देखी है खरीदारी, डिवीज लैब इस पर अच्छा एक्शन, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज यहां पर भी देखिए आपने खरीदारी, और चुनिंदा आईटी स्टॉक्स भी एक्शन में थे, टीसीएस और इन्फोसिस यहां से भी सपोर्ट मिलते हुए। नतीजों के बाद ओएनजीसी 2.5% की तेजी इस पर, यूपीएल सुबह से हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर अच्छी खरीदारी इस पर, और टाटा कंज्यूमर यहां पर भी तेजी। ब्रेथ उतनी फेवरेबल नहीं थी, करीब 20 निफ्टी स्टॉक्स में गेन है, 30 निफ्टी स्टॉक्स में गिरावट आती हुई दिखी, जहां पर कोल इंडिया नतीजों के बाद 4.5% नीचे। मेटल्स में है ब्रेकडाउन, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील तीनों में बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए दिखा। आइशर मोटर्स पर दबाव था, श्री सीमेंट ये गिरा, एमएनएम, एसबीआई, रिलायंस इंडस्ट्री से सपोर्ट नहीं था, जिसकी वजह से इंडेक्स पर आपने देखा थोड़ा अपसाइड पर दबाव रहा, और आईसीआईसीआई बैंक, साथ ही बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ये भी कुछ काउंटर्स थे जहां पर आपने वीकनेस देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आए, अपोलो हॉस्पिटल्स दमदार रिएक्शन नतीजों पर आते हुए 9% की तेजी, लॉरस लैब 8.5% ऊपर, मेट्रोपोलिस 8.5% ऊपर, सिंजीन 6.5% ऊपर, बायोकॉन में बढ़िया खरीदारी, आईआरसीटीसी एक्शन में 5%, पीआई इंडस्ट्रीज नतीजों के बाद 6%, जी एंटरटेनमेंट अच्छा एक्शन इसमें, अशोक लेलैंड अच्छी खरीदारी दिखाता हुआ, चंबल फर्टिलाइजर, बाटा, कैनफिन होम्स में अच्छा स्पाइक हमने आज देखा, साथ ही हमने देखा ग्लेनमार्क, आईईएक्स, डेल्टा कॉप, क्वांटम लीव्स और इंडिया मार्ट कुछ और काउंटर्स है जहां पर खरीदारी दिखी। इंटरग्लोब एविएशन में भी अच्छा एक्शन, पर 10% की गिरावट नतीजों के बाद। मन्नापुरम फाइनेंस में, एमएनएम फाइनेंस में आपने करीब 5% की वीकनेस देखी। फर्स्ट सोर्स में भारी मुनाफा वसूली, करीब 5-6% नीचे। जेके सीमेंट नतीजों का रिएक्शन इस पर भी। बुल वर्सेस बेयर, मदरसन सुमी 4.5% नीचे आ जाते हुए दिखा। जीएमआर इंफ्रा, जेएसपीएल, वोडाफोन, चोला इन्वेस्टमेंट और ग्रैन्यूल्स यहां पर भी नतीजों का रिएक्शन था। कैश मार्केट की तरफ आए तो आज 3 नई लिस्टिंग्स होती हुई दिखी। 250% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ सिगाची, और ऑफ कोर्स T2T में है 5% का अपर सर्किट लग के रुक गया, पर बढ़िया एक्शन पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार 1200 के ऊपर की क्लोजिंग दिखाता हुआ करीब 22-23% का उछाल। इस काउंटर पर डिसअपॉइंटिंग लिस्टिंग रही एसजीएस एंटरप्राइजेस के इशू प्राइस के आसपास ही लिस्ट हुआ, और वहां से हमने देखा 5% की गिरावट इसमें आती हुई दिखी। फिनो पेमेंट्स बैंक का यहां पर भी डिसअपॉइंटिंग लिस्टिंग हुई, और आज फिर से 5% की गिरावट नतीजे ओवर द वीकेंड इस पर आपको आते हुए दिखे तो। और नाइका यहां पर भी नतीजों का रिएक्शन आज करीब 4% नीचे ये काउंटर भी रहा। तो अनिल जी, लिस्टिंग के लिहाज से बड़ा दिन रहा। इंडेक्स पर हमने सुस्ती देखी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था भरपूर, 18,100 के जस्ट नीचे एकदम सपाट प्रोविजनल क्लोजिंग, और 50 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी की प्रोविजनल क्लोजिंग। बंद हो गया। थैंक यू वेरी मच। डन फॉर द डे। ओहो, तो फाइनली हल्के लाल निशान में बंद हुए हम आज के सेशन में। ये आपके लिए आता हुआ पूरा का पूरा एक्शन। आइए फाइनल क्लोजिंग आए उससे पहले बाजार के बंद होने के बाद का एक्शन, और आज का एक्शन तो बहुत ही जबरदस्त है। सरकार क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर एकदम सजग और सक्रिय हो चुकी है। दरअसल आजकल अखबार में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसका एंडोर्समेंट कर रहे हैं। आरबीआई लगातार इसे लेकर चिंता भी जता रहा है, वो इसे बैन करने के पक्ष में है, लेकिन सरकार का एक ऐसा धड़ा भी है जो कड़े नियम और कानून के साथ इसे जारी रखने के पक्ष में और इसे कानूनी दर्जा देने के पक्ष में। तो आज हम अपने इस खास शो आपकी खबर आपका फ़ायदा में इसी पर करेंगे बातचीत, जानेंगे कि क्या है क्रिप्टो करेंसी का पूरा खेल, से क्या क्या खतरे हैं, सरकार ने इस पर फैसला लेने में देरी की तो क्या पोंजी स्कीम्स की तरह यहाँ भी लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई डूब तो नहीं जाएगी। चर्चा में हमारे साथ होंगे अजय बग्गा साहब, बाजार के जाने माने एक्सपर्ट, अर्जुन विजय साहब होंगे जो को फाउंडर और सीईओ है गोएट्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के, और साथ ही हर्ष रूंगटा साहब है जो फी ओनली इन्वेस्टमेंट फाउंडर्स के फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के फाउंडर, वो बताएंगे आपको। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा है शाम 5 बजे। क्रिप्टो फेक या सेफ, ये है आपके लिए आज का विशेष शो, जरूर 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 देखिएगा। ओके, उसके बाद आज हम आपको बताएंगे कि क्या होता है स्मार्ट बीटा फंड, कैसे ये पैसिव और एक्टिव इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी के तरीकों को कर करके अपनी कॉस्ट कम करता है, कम रिस्क में ज़्यादातर कमाई कैसे करके देता है, स्मार्ट बीटा फंड किसे लेना चाहिए और क्यों
आपके पोर्टफोलियो में इस तरह का एक फंड हो सकता है। तमाम बारीकियां जानिए समझिए शाम 6:30 बजे 6:26 पर मनी गुरु में। मुनाफे की स्मार्ट बीटा स्ट्रेटेजी। मृण अग्रवाल और प्रतिभा गिरीश 2 खास मेहमान होंगी हमारे साथ जो बताएंगी इनके बारे में। और एक और सवाल आपके लिए, क्या आप जानते हैं कि 2016-2017 में बाजार का मार्केट कैप लगभग 120 लाख करोड़ रुपए था और अब ये मार्केट कैप दुगुने से ज़्यादा 262 लाख करोड़ है। जी हाँ, 2019-2020 में हर महीने करीबन 4 लाख नए डीमेट अकाउंट खुले हैं। इसी फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर अब तक ये आंकड़ा 26 लाख प्रतिमाह, मतलब हर रोज लगभग 1 लाख। अगर वो छुट्टियों के दिन निकाल ले तो और भी ज़्यादा है। 26 दिन तो काम ही नहीं करता कोई, ठीक है ना। तो 26-25 लाख डीमेट अकाउंट रोज खुल रहे हैं, यानी कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट का जबरदस्त क्रेज है। लेकिन ये क्रेज कहीं आपकी जेब पर भारी ना पड़ जाए, इसलिए सेबी चेयरमैन अजय त्यागी साहब ने इन्वेस्टर्स को अनरियलिस्टिक रिटर्न और मीठे मीठे वादों के लालच में नहीं आने की सलाह दी है कि आप ध्यान रखें। और आज रात 8 बजे कवर स्टोरी में है अजय त्यागी साहब की इसी चिंता का करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस, बताएंगे निवेश जम के लेकिन लालच से बच के। और इसके साथ ही मामला क्या है, हमारी इस खास पेशकश में आज बात करेंगे हम रूस से भारत आ रहे S-400 मिसाइल सिस्टम की। ये मिसाइल सिस्टम क्या है, क्यों इसे आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है और इसके भारत में आने से अमेरिका नाराज क्यों है, आपको हर एक बात आसान भाषा में समझाएंगे। S-400 सुरक्षा का सिकंदर। इसके साथ ही देश दुनिया की बाकी सारी खबरें तो आपके लिए होगी इंडिया 360 डिग्री में न्यूज का अपडेटेड वर्जन। ये है आज का पूरा आयोजन। फाइनली हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा, पूरी मेहनत करने के बाद सिक्सर मारा है निफ्टी ने। हाँ, 6 पॉइंट ऊपर है। हुआ तो है ना हरे में। देखो जो अच्छा हुआ उसको अप्रिशिएट कीजिए। और बैंक निफ्टी 31 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं क्योंकि उतना का उतना ही बीएससी भी बंद हुआ है, उससे बल्कि 1 पॉइंट ज्यादा। टांग ऊंची रखिए। बीएससी 32 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, बैंक निफ्टी 31 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, यानी कि शांत घूम फिर के वहीं आ गए। कुछ नहीं किया आज मंडे को, ऐसे ही वैसा का वैसा जहाँ खुले वहीं बंद हो गए। ओके डन। तो ये है आपके लिए आज का पूरा एक्शन। कल सुबह फिर से मुलाकात होगी। बाय द वे बता दूं, अगर आपको लग रहा होगा कि आज हमारी रिसर्च टीम ने बहुत देर तक नतीजे बताते रहे, तो अब आपको बता दूं कल से आपके कान तरस जाएंगे नतीजे सुनने के लिए, क्योंकि नतीजों का सीजन हो चुका है खत्म। एक आध इक्का दुक्का इधर उधर आएंगे छोटे मोटे, हम उसको बहुत हाईलाइट करके बताएंगे क्योंकि अब हमारे पास भी कुछ बचा नहीं है। खबरों का पड़ेगा अकाल, तो चिंता न करें। कल से पिक ऑफ द डे और ढेर सारा एक्शन फिर से आपके लिए फुल फ्लेज शुरू होगा। विदा लेने का वक्त है। अमरीश सर, वागले सर, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, जय ठक्कर और किरण जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और हमारा साथ आज देने के लिए।